एपिसोड 214 शांगगुआन किंग र के पीछे 9 सिर वाली अजीब सांप की आत्मा को देखना। लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि इस महिला की तलवार ऊर्जा भी विशालकाय सांप के कारण विकसित हुई थी। एक योद्धा पर आत्मा का प्रभाव सचमुच बहुत अधिक होता है। मारना। लिंग जियाओ की आंखें अब भावनाओं से भरी नहीं थीं। एक राक्षस की तरह ठंडा। चूंकि दूसरा पक्ष मौत चाहता था तो वह दया क्यों दिखाए। प्रकाश और छाया का तीसरा रहस्य निश्चित मार ताउटी प्रलय का दिन। एक विशाल काली छाया ने शून्य से अपना सिर बाहर निकाला और अपनी डरावनी आंखों से सामने खड़े दुश्मन को घूरने लगी। अत्याचारी आभा बढ़ती रही। जब से लिंगजियो ने ताउटी आत्मा और प्राचीन दानव की लड़ाई की भावना को मिला दिया है, इस ताउटी प्रलय दिवस की शक्ति एक बार फिर लिंगजियो की सभी हत्या चालों में सबसे भयानक प्रहार बन गई है। अगर वह इस चाल का उपयोग करता है तो ये साबित होता है कि वह वास्तव में मारने का इरादा रखता है। चाहे वह कोई भी हो, जब तक कि साधना का स्तर उसके 3 लोकों से अधिक नहीं होता, तब तक वह निश्चित रूप से मर जाएगा। भयानक तलवार की रोशनी ने शांगगुआन किंग र को घेर लिया। ताओटी की दहाड़ से पूरा मेडिसिन किंग मंडप कांप उठा। काली छाया पहले ही पूरे लाउंज में घुस चुकी थी और कुछ ही दूरी पर खड़ी महिला पर नजर रख रही थी। दहाड़। तलवार की रोशनी बाहर निकली और एक विशालकाय जानवर की दहाड़ निकली। उस समय शांगगुआन किंग र की तलवार की सारी परछाइयां टुकड़े टुकड़े हो गईं और उसके पीछे के विशालकाय सांप की परछाई भी गायब हो गई। उसकी आंखें उदास और भयभीत थीं, निराशा से भरी हुई थीं। वह सचमुच मरने जा रही थी। ये कैसे संभव हो सकता है। यिनयान क्षेत्र के 9वें स्तर के अपने साधना स्तर के साथ वह वास्तव में यिनयान क्षेत्र के 4थे स्तर वाले योद्धा द्वारा मारी जाने वाली थी। दूसरा पक्ष इतनी भयानक चाल कैसे चल सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल असंभव। हालांकि शून्य में छाया ने पहले ही उसे मार दिया था और इस पर विश्वास न करना बेकार था। दया दिखाओ। सन लेंगचन और क्राउन राजकुमारी ने वास्तव में एक ही समय पर हमला किया और दोनों ने 2 और अद्भुत आभा जारी की, जिससे शून्य में छाया सीधे नष्ट हो गई। लिंग जियो ने अपने सामने खड़ी 3 महिलाओं को ठंडी नजर से देखा। शांगगुआन किंग र पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को केवल अपनी सबसे शक्तिशाली मारक चाल का प्रयोग करके ही चौंका सकता है, और वह भी तब जब उसका प्रतिद्वंद्वी उसे जानता नहीं हो। फिर सन लेंगचन और क्राउन प्रिंसेस और भी डरावने हैं। इन 2 महिलाओं के सामने उसकी सबसे शक्तिशाली हत्यारी चाल का उल्लेख करना भी उचित नहीं है। निश्चित रूप से अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। हालांकि वो पीछे हटने का इरादा नहीं रखता था। उसके हाथ में काली जादुई तलवार अभी भी एक भयानक आभा के साथ बह रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे सफेद हड्डी के कवच में लिपटा हुआ था और नरक शरीर की स्थिति में प्रवेश कर गया था। इस समय लाउंज में कई योद्धा इकट्ठे हुए थे। लिंग जियाओ और शांगगुआन किंग र के बीच लड़ाई देखकर वे सभी बेहद हैरान थे। यिन और यांग क्षेत्र के 9वें स्वर्ग की योद्धा शांगगुआन किंग र को यद्यपि तियानहाई के 7 छोटे संतों में स्थान नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा उसकी ताकत की कमी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह महल में एक महिला अधिकारी थी और उसके पास व्हाइट टाइगर फेग्युन सम्मेलन में भाग लेने की योग्यता नहीं थी। उसे महिला अधिकारी कहा जाता था, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ एक दासी थी। लेकिन उसकी शक्तिशाली ताकत संदेह से परे है। लेकिन एक अजनबी युवक का सामना करते हुए वह लगभग मारी ही गई। अगर सन लेंगचन और क्राउन प्रिंसेस ने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो क्या परिणाम होते। वे अपनी जांघों से इसकी कल्पना कर सकते थे। ये युवक इतना भयानक है कि वह युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बचाई गई शांगगुआन किंग र चिल्लाए और फिर बदला लेने के लिए बेताब होकर आगे बढ़ी। वह दासी है। यदि वह स्वामी के लिए बेकार है तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। बस अब आप उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। क्राउन प्रिंसेस ने धीरे से शांगगुआन किंग एट के कंधे पर अपना हाथ रखा और उनकी आवाज कोमल लेकिन थोड़ी ठंडी थी। मैं गलत थी। फिर उसने लिंग जियो को देखा और कहा, महामहिम वास्तव में लड़ने में अच्छे हैं। इतनी ताकत के साथ, यहाँ तक कि तियानहाई साम्राज्य में भी आपको शीर्ष 6 में स्थान दिया जा सकता है, लेकिन आपको अभी भी खुद को संयमित करना होगा, क्योंकि तियानहाई साम्राज्य में कई लोग हैं जो शक्तिशाली हैं, लेकिन व्हाइट टाइगर फेग्युन सम्मेलन में भाग लेने के योग्य नहीं हैं। किंग एर एक गुलाम है, अन्यथा उसका नाम 7 छोटे संतों में से गायब नहीं होता। मू वानशुंग भी एक गुलाम है, लेकिन वह तियानहाई के 4 नायकों में से एक है। वह व्हाइट टाइगर फेग्युन सम्मेलन में भाग ले सकती है या नहीं, यह उसके मालिक पर निर्भर करता है। लिंग जियो ने क्राउन राजकुमारी को देखते हुए उदासीनता से कहा।
हाँ हाँ, दिलचस्प दिलचस्प, आप दिव्य साम्राज्य के सम्राट बनने के योग्य हैं। क्राउन प्रिंसेस ने सहजता से मुस्कुरा दिया, बिना पहले वाली अकड़ के। आप बहुत चापलूसी कर रहे हैं। सेलेस्टियल साम्राज्य तियानहाई साम्राज्य के सामने एक कमजोर देश है, जिसका उल्लेख करना भी बेकार है। लिंग जियाओ को अपना वजन पता है, और वह दिव्य साम्राज्य का वजन भी जानता है। ये ठीक इसलिए है क्योंकि वह दूसरों से कमतर है, इसलिए उसे स्वयं को मजबूत बनाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। महामहिम क्राउन प्रिंस के अतिथि समूह में शामिल हो, आपको निश्चित रूप से पुनः उपयोग किया जाएगा। क्राउन राजकुमारी ने अचानक कहा। अतिथि समूह। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्राउन प्रिंसेस के शब्द इतने उछलेंगे। वह सिर्फ उसकी तारीफ कर रही थी, लेकिन इस पर वह अचानक जीत जीत में बदल गई। हाँ, अपनी प्रतिभा और योग्यता के साथ महामहिम क्राउन प्रिंस के मार्गदर्शन में आप जल्द ही या बाद में व्हाइट टाइगर महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। क्राउन राजकुमारी मुस्कुराए। क्या महामहिम युवराज किसी अतिथि को अपने से अधिक शक्तिशाली होने की अनुमति देंगे? लिंग जियो ने क्राउन राजकुमारी को मना नहीं किया, बल्कि वापस पूछा। क्राउन प्रिंसेस एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर हंस पड़ी। मैं समझती हूँ, आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, और कभी कभी आप अभिभूत हो जाएंगी। आप अभिभूत होंगे या नहीं, यह न तो आप पर निर्भर है, नहीं यह महामहिम युवराज पर, बल्कि मुझ पर निर्भर है। लिंग जियाओ का आत्मविश्वास सभी पहलुओं में उसकी अपनी क्षमताओं से आता है। भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा न सके, फिर भी वह अपनी रक्षा कर सकता है। यदि उसे विकसित होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, तो वह निश्चित रूप से उस दिन हाइबा 2 से आगे निकल जाएगा। उसे इस बात पर कभी संदेह नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम बहुत अच्छी हो, परी लेंगचान। आज तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे खेद है। चलो कल बात करते हैं। किंग एयर, चलो। क्राउन प्रिंसेस ने लिंगजियो पर गहरी नजर डाली, फिर मुड़कर शांगगुआन किंग एयर के साथ चली गई। मास्टर लिंग, ऐसा लगता है कि आप तियानहाई टायरानी द्वारा निशाना बनाए जा रहे हैं। सन लेंगचन ने आह भरते हुए कहा। तियानहाई तानाशाह का ये व्यक्ति बेहद दबंग है। वह मूल रूप से उन लोगों का एक विशिष्ट उदाहरण है जो मेरा अनुसरण करते हैं वे समृद्ध होते हैं, और जो मेरे खिलाफ जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। यदि आप उसका अनुसरण नहीं करते हैं, तो उसके प्रतिशोध से सावधान रहें। लेकिन वास्तव में उन्होंने क्राउन प्रिंसेस से आपकी व्यक्तिगत परीक्षा लेने के लिए कहा था, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। क्या आप सचमुच पवन दानव पवित्र तलवार के हमले में घायल नहीं हुए हैं? वाक्य के अंत में सन लेंगचान ने अचानक पूछा। ये सही है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। सुन लेंगचान की आंखों में आश्चर्य की चमक चमक उठी। तियानहाई और फैंगमो पवित्र तलवार के 4 अभिजात वर्ग चौथे स्थान पर थे, लेकिन अगर उन्हें वास्तव में लड़ना पड़ा, तो वह और म्युवानशुंग आसानी से नहीं जीत पाएंगे। बेशक तियानहाई टायरनी एक अपवाद था। वह आदमी इतना शक्तिशाली था कि वह लगभग मानव जैसा नहीं दिखता था। लिंग जियो वास्तव में पवन दानव पवित्र तलवार की तलवार से बच सकता है, इसलिए वह सन लेंगचान भी इस व्यक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकती है। ये सोचकर उसकी कुछ मूल योजनाओं में अस्थायी रूप से परिवर्तन कर दिया गया। मजबूरी दोस्ती की तैयारी में बदल गई है। बेशक यह अभी भी इस बात पर निर्भर करता है कि लिंगजियो शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ जीवित रह सकता है या नहीं। तियानलोग महाद्वीप का एक योद्धा जो तियानहाई शहर में इतना चमकदार है, संभवतः बहुत परेशानी पैदा करेगा। आपकी साधना का स्तर कैसा है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। वह सुन लेंगचान की साधना को नहीं समझ सका, इसलिए उसने सीधे ही पूछ लिया। हाँ, वैसे भी ये पवन दानव तलवार से अधिक शक्तिशाली है। सन लेंगचन ने सीधे उत्तर नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराया और कहा, इसके अलावा आपको क्राउन प्रिंसेस से सावधान रहना चाहिए। वह तियानहाई बटू जितनी ही भयानक है। हो सकता है कि वह ताकत में थोड़ी कमतर हो, लेकिन वह बहुत चालाक अस्तित्व है। परी लेंगचान भी एक चतुर व्यक्ति है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आशा है कि हमारा सहयोग सुखद रहेगा। लिंग जियो की बातें सुनकर सुन लेंगचन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर हंस पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह युवक मेरी भावनाओं को एक ही नज़र में समझ लेगा। इस व्यक्ति ने मूल्यांकन की दृष्टि विकसित नहीं की है, और उसकी दृष्टि वास्तव में भयानक है। अलविदा। लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और मेडिसिन किंग मंडप से बाहर चला गया। अगला कदम जो वह उठाने जा रहा था वह था भूमिगत काला बाजार प्रतिस्पर्धा। गुप्त नक्शे के लिए अमृत उपलब्ध है।
और गुप्त नक्शा भी प्राप्त करना होगा। 2 आयामी दृष्टिकोण के साथ, सफेद बाग महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ, जो शेनहुआन महाद्वीप की तुलना में बहुत समृद्ध है, थोड़े समय में फिर से खेती में सुधार करना निश्चित रूप से संभव होगा। न केवल वह, बल्कि उसके साथी भी एक साथ बेहतर होंगे। यद्यपि उसके जितना तेजी से और प्रचंड रूप से सुधार करना असंभव है, हो सकता है कि यदि वह अधिक मजबूत हो तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ताकि उसे हर समय चिंता न करनी पड़े। अन्य लोग कहने की हिम्मत नहीं करते, कम से कम लॉन्ग चेन निश्चित रूप से उनकी साधना की गति के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। लेंग में अभी भी भाग्य पर निर्भर है। यदि वह 10,000 भूत बैनर की शक्ति सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकती है, तो उसकी साधना निश्चित रूप से धीमी नहीं होगी। भूमिगत शहर तियानहाई शहर की भूमिगत दुनिया है। यह एक अराजक दुनिया है, लेकिन अवसरों से भरी हुई है। हर रात जब तियानहाई शहर शांत होता है, ये स्थान सक्रिय हो जाता है। भूमिगत शहर में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल एक गहरी सुरंग है। लिंग जियाओ ने नक्शे पर दिखाई गई दिशा के अनुसार प्रवेश द्वार ढूंढा और फिर अंदर चला गया। भाइयों, अभिनय के लिए तैयार हो जाओ। ये बच्चा अच्छे कपड़े पहने हुए है। यह कोई अमीर आदमी होना चाहिए जिसने अपनी स्टोरेज रिंग लूट ली है। सुरंग में टिमटिमाते जुगनू हैं। टिमटिमाते जुगनुओं के बीच कई मानव आकृतियां देखी जा सकती हैं। ये सुरंग में चूहे हैं, भयानक डाकू हैं। वे बिना कुछ किए कुछ पाने के आदी हैं, और अजनबियों पर हमला करने के लिए वे पूरे साल सुरंगों में रहते हैं। वे कभी भी शक्तिशाली योद्धाओं को उकसाते नहीं हैं, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से लिंगजियो जैसे एक अजीब लड़के के साथ, जिसका साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र का केवल चौथा स्तर है, एक मोटी भेड़ की तरह व्यवहार करेंगे। तियानहाई शहर में लुटेरों का प्रवेश वर्जित है तथा शाही परिवार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि भूमिगत शहर एक अव्यवस्थित और अव्यवस्थित स्थान है, बहुत कुछ पाप क्षेत्र की तरह। लिंग जियाओ की उजागर खेती का स्तर यिन यांग क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गया है, जो निश्चित रूप से ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप में एक शीर्ष पायदान वाला ताकतवर व्यक्ति है। हालांकि व्हाइट टाइगर महाद्वीप में ये स्थिति अलग है। यहाँ यिन यांग क्षेत्र के चौथे स्तर वाले योद्धाओं को हर जगह देखा जा सकता है, और यहाँ छिपे हुए लुटेरों के इस गिरोह की औसत ताकत यिन यांग क्षेत्र के चौथे स्तर के आसपास है। दर्जनों लोगों और इतनी शक्तिशाली लाइनअप के साथ उन्हें लगा कि उनकी जीत निश्चित है। यहाँ तक कि वहां से गुजर रहे योद्धाओं ने भी सोचा कि लिंगजियो आज रात सुरंग में एक अज्ञात लाश बन जाएगा। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि लुटेरे दीवार से टकराकर संहार के देवता से मिल चुके थे, और अब उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। लिंग जियाओ को पहले ही इन लोगों के समूह का पता चल चुका था, लेकिन उसकी गति में कोई कमी नहीं आई, न ही उसने अपनी तलवार खींची। केवल एक सूक्ष्म और ज्वलंत प्रकाश धीरे धीरे उसके शरीर की सतह से उभर रहा था। जैसे ही वह घेरे से गुजरा, अचानक प्रकाश चमक उठा। तभी आसपास का वातावरण भीषण रूप से जलने लगा। इस भयावह दृश्य ने कई योद्धाओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। एक के बाद एक तीखी चीखें आने लगीं। बेचारे दर्जनों लुटेरे एक ही क्षण में भयंकर उच्च तापमान के कारण पिघलकर वाष्पित हो गए। यह अफवाह वाली लाशें हो सकती हैं। कुछ लोगों ने मरने से पहले उन लुटेरों की भयभीत और अविश्वसनीय आंखें स्पष्ट रूप से देखी थी। दुर्भाग्यवश यह अर्थहीन था। अच्छे आदमी, ये किस तरह का कौशल है? बिना कोई कार्रवाई किए दर्जनों यिन यांग क्षेत्र के योद्धा एक पल में शवविहीन हो गए। तियानहाई शहर में ऐसा उत्कृष्ट योद्धा कब प्रकट हुआ? वहां से कई ताकतवर लोग गुजर रहे थे, और उनमें से कई तो ऐसे ताकतवर लोग थे जो अक्सर भूमिगत शहर और तियानहाई शहर के बीच यात्रा करते थे। वे लुटेरे एक दूसरे को लगभग जानते थे। ये दृश्य देखकर मैं भी थोड़ा चौंक गया। उन्हें व्हाइट टाइगर फेग्यून क्लब का उम्मीदवार होना चाहिए। एक गंभीर योद्धा कालकोठरी में क्यों आएगा? क्या वह भूमिगत काला बाजार प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है? ये सही है। मैंने ऐसे उम्मीदवारों को देखा है जिन्होंने पैसे की कमी के कारण प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन उनमें से कई हमेशा के लिए मर गए। आपको क्या लगता है कि यदि यह व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग ले तो वह कितनी मंजिलों तक पहुंच सकता है? 10वीं मंजिल तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि उसके पास अभी भी छिपी हुई ताकत है, तो यह अनुमान है कि 20वीं मंजिल तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि अगर वह 30वीं मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। कालकोठरी प्रतियोगिता में प्रत्येक मंजिल पर एक चैंपियन होगा। चुनौती देने वाले एक बार में एक मंजिल को चुनौती दे सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए उन्हें लगातार जीतना होगा। असफलता से मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बेशक
अगर आप अपनी जान बचाने में माहिर हैं या किसी दयालु चैंपियन से मिलते हैं तो आप बच सकते हैं। ये सही है। कालकोठरी में नरक टॉवर पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। इससे पहले कि दूसरे उसे जाने, वह लगातार जीत हासिल करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन जब दूसरे उसके तरीकों से परिचित हो जाएंगे तो वह असफलता के करीब पहुंच जाएगा। खैर, इससे भी बड़ी बात कि हेल टॉवर के प्रभारी फैन परिवार किसी को भी लगातार जीतने नहीं देंगे, अन्यथा नुकसान बहुत बड़ा होगा और वे निश्चित रूप से उसे रोकने के लिए एक बिल्कुल शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी भेजेंगे। जब से हेल टॉवर खोला गया है, केवल 100 लोग ही 30वीं मंजिल तक पहुंच पाए हैं, केवल 50 लोग 40वीं मंजिल तक पहुंच पाए हैं और 30 से भी कम लोग 50वीं मंजिल तक पहुंच पाए हैं। ऐसा लगता है कि एकमात्र योद्धा जो वास्तव में शीर्ष मंजिल 100वीं मंजिल तक पहुंच गया है, वह राजकुमार तियानहाई बटू है। मुख्य बात कि यह नर्क टॉवर बहुत ही अजीब है। एक बार जब आप अंदर चले जाते हैं तो कोई भी जादुई हथियार बेकार है। आप केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए कई योद्धा जो जीतने के लिए जादुई हथियारों पर भरोसा करते हैं, वे प्रवेश करने के बाद कमजोर हो जाते हैं। मैंने सुना है कि एक जागीरदार राज्य से एक योद्धा हाल ही में आया था और वह व्हाइट टाइगर फेग्युन सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आया था। उसका नाम कोउ जीलिंग है। इस व्यक्ति ने बहुत कुछ सीखा है और उसकी चाल हमेशा बदलती रहती है। इसे समझ पाना मुश्किल है, इसलिए वह काफी भाग्यशाली था कि वह 50वीं मंजिल तक पहुंच गया और 50वीं मंजिल का चैंपियन बन गया। वहां समुद्री जनजाति का एक योद्धा भी है जिसका नाम ब्लू व्हेल है। वह काफी अजीब है और बेहद बदसूरत दिखता है। ऐसा लगता है कि उसे विशेष रूप से रूपांतरित किया गया है। वह भी 40वीं मंजिल में प्रवेश कर चुका है और 40वीं मंजिल का चैंपियन बन गया है। झेंगई संप्रदाय की परी मोचो को मत भूलना, वह 41वीं मंजिल में प्रवेश कर चुकी है। झेंगई संप्रदाय का कोई व्यक्ति तियानहाई शहर में क्यों आया? इसमें इतनी अजीब बात क्या है? परी मोचो के बारे में कहा जाता है कि वह व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंस में भाग ले रही है, लेकिन हाल ही में उसे एक गुप्त मानचित्र की तत्काल आवश्यकता है। इस बार वह अंतिम पुरस्कार के लिए जा रही है। ये 100वीं मंजिल पर प्रवेश करने का इनाम है। क्या वह ऐसा कर सकती है? क्यों नहीं? परी मोचो झेंगई संप्रदाय में 7वें स्थान पर है और झेंगई संप्रदाय के 7 बेटों में से एक है। उसकी ताकत तियानहाई के 4 नायकों के बराबर है। दिलचस्प है, क्या वे सब आज रात लड़ने वाले हैं? बिल्कुल। तो जल्दी करो, अगर तुम रोमांचक लड़ाई से चूक गए तो ये समय की बर्बादी होगी। इन लोगों की चर्चाएं सुनने के बाद लिंग जियो उनके पीछे आगे चला गया। वह कालकोठरी प्रतियोगिता में अपेक्षाकृत नया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक टावर पर चढ़ने जैसा होगा। नियम काफी सरल थे। नर्क टॉवर पर पहुंचने पर लिंग जियो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसके शरीर में प्राचीन शैतान की लड़ाकू आत्मा ने अपने दांत और पंजे फैलाने के संकेत दिखाए थे, जैसे कि नर्क टॉवर में कुछ उसे बुला रहा हो। शायद आज रात अलग फसल होगी। लिंग जियाओ थोड़ा उत्साहित था और नर्क टॉवर के प्रवेश द्वार पर एक संकेत को देखने के लिए मुड़ा, जिसमें लिखा था, जो लोग टॉवर पर चढ़ना चाहते हैं उन्हें प्रवेश करने के लिए 10,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना होगा। उल्लंघन करने वालों को मार दिया जाएगा। शब्दों में थोड़ा दबंगपन है। इन शब्दों को तराशने वाले व्यक्ति की तुलना में वह भी बहुत शक्तिशाली है। लिंग जियो ने लापरवाही से 10,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को रैकेट के नीचे खांचे में फेंक दिया। यद्यपि मैं थोड़ा परेशान महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यदि मुझे गुप्त क्षेत्र का नक्शा मिल जाए तो ये यात्रा सार्थक हो जाएगी। नर्क टॉवर की पहली मंजिल पर कदम रखते ही लिंग जियाओ ये देखकर हैरान रह गया कि वह जगह पूरी तरह से अंधेरी थी और मानव सिरों से भरी हुई थी। गोलाकार सभागार पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। बीच में एक विशाल प्रतियोगिता मंच है जिसे ऊपर उठाया और नीचे किया जा सकता है और हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस समय कभी कभी सभागार से गगनभेदी गर्जना की आवाजें आती थीं और दर्शक बहुत उत्साहित दिखते थे। लिंग जियो ने अचानक एक दूरस्थ स्थान ढूंढ लिया और वहां खड़ा हो गया। वैसे भी वहां बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह ज्यादा बाहर खड़ा भी नहीं होना चाहता था। इस समय कोई चुनौती दे रहा है। वे यिन और यांग क्षेत्र के 2 मजबूत व्यक्ति हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है। जो कोई भी इस तरह की जगह पर चुनौती देने के लिए आने की हिम्मत करता है, अगर वह यिन और यांग क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति नहीं है तो वह वास्तव में मरने के लिए यहाँ है। दोनों के बीच लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी फैशनेबल कपड़े पहने हुए मैदान में कूद पड़ा और ऊंची आवाज में बोला,
गुवान हाओ जीतता है और सफलतापूर्वक पहले स्तर का चैंपियन बन जाता है। 10 मिनट के बाद आप उसे चुनौती दे सकते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपको 10,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलेंगे जो आपने पहले चुकाए थे। यदि आप पहली मंजिल तक नहीं जाते हैं तो आपको 10,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलेंगे। यदि आप सफलतापूर्वक 10वें स्तर के चैंपियन बन जाते हैं तो आप फैन परिवार का चैंपियनशिप बैज प्राप्त कर सकेंगे। इस कमर कार्ड को धारण करने वाले योद्धा जब भी फैन के व्यावसायिक परिसर में जाएंगे तो उन्हें विशेष छूट का आनंद मिल सकेगा, जिसमें न्यूनतम छूट 10% तक होगी। 20वीं मंजिल पर 20% छूट, 30वीं मंजिल पर 30% छूट, 40वीं मंजिल पर 40% छूट, 50वीं मंजिल पर 50% छूट। छूट बहुत बड़ी है और निश्चित रूप से वह है जिसका आपने सपना देखा था। फैन परिवार की शक्ति 4 प्रमुख साम्राज्यों और झेंगई संप्रदाय के दायरे में है, इसलिए इस तरह का चैंपियनशिप कार्ड प्राप्त करना निश्चित रूप से योद्धाओं का सपना है। और 50वीं मंजिल पर विशेष पुरस्कार होंगे। आप अमृत, जादुई हथियार, मार्शल आर्ट, रहस्य, दास आदि चुन सकते हैं। चुनने के लिए 1 दर्जन से अधिक प्रकार हैं। इन शब्दों ने सचमुच असंख्य लोगों का गौरव बढ़ाया। यहाँ तक कि लिंगजियो भी अपनी मुठ्ठियां बंद करने से खुद को रोक नहीं सका। उनके लिए यह निश्चित रूप से एक अवसर है। वह मूल रूप से यहाँ केवल गुप्त क्षेत्र के नक्शे के लिए आया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह आध्यात्मिक पत्थर भी कमा सकता है। इन दिनों उसने बहुत अधिक आध्यात्मिक पत्थरों का सेवन कर लिया है और उसके पास बेचने के लिए अमृत को परिष्कृत करने का समय नहीं है, इसलिए उसके पास अपने लिए भी पर्याप्त मात्रा में पत्थर नहीं है। अब जब ऐसा अवसर आया है तो क्यों न इसका लाभ उठाया जाए। जब तक आप 50वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं, आप 500,000 मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से एक बड़ी आय है। 10 मिनट बाद लिंग जियाओ मंच पर जाने के लिए तैयार हो रही है। अचानक एक आकृति उसके पास से निकल कर आई। गुवान हाओ, मैं चैंपियन के रूप में तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। लिंगजियो ने उसकी ओर देखा और पाया कि यह आदमी 40 के दशक में एक मजबूत आदमी निकला। ऐसा लगता है कि इस अखाड़ा प्रतियोगिता में कोई आयु सीमा नहीं है और किसी मास्टर के आने की संभावना शायद बहुत अधिक है। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे 100वीं मंजिल पर चढ़ना है तो उसे कुछ असाधारण साधनों का इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करके यह आसान नहीं होगा। अज्ञानी आदमी, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? गुवान हाओ उस गैंगस्टर की तरह दिखता है जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देता है। वह खुरदरे कपड़े पहने हुए था और उसकी आंख पर एक स्पष्ट निशान था। आवाज भी बहुत तीखी और जानलेवा थी। क्या मैं तुमसे डरता हूँ? यद्यपि वह जानता था कि इस अखाड़े के मैच में उसकी जान जा सकती है, लेकिन चूंकि वह तगड़ा आदमी पहले से ही मंच पर मौजूद था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह हार नहीं मान सकता था। अपने हाथ में विशाल गदा लहराते हुए उसने गुवान हाओ के सिर पर प्रहार किया। टकराना। गुवान हाओ के हाथ में खून से लथपथ छोटा चाकू था। चाकू बहुत तेज था और उसने एक पल में वार कर दिया। उसने उस जगह वार किया जहां गदा का सबसे कम असर था और उसने एक बहुत बड़े आदमी को मार गिराया। तुम भाग्यशाली हो। गुवान हाओ की तलवार ने तुरंत मजबूत आदमी को उड़ा दिया। इसलिए हालांकि मजबूत आदमी विफल रहा, फिर भी उसने अपनी जान बचाई, जो वास्तव में भाग्यशाली था। गुवान हाओ शिंग, मुझे एक गिलास रिकवरी वाइन दो। 10 मिनट में दूसरी चुनौती शुरू होगी। रिकवरी औषधीय वाइन फैन परिवार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है और यह चैंपियन को कम से कम समय में उसकी सर्वोत्तम स्थिति में वापस ला सकती है। बेशक आधार की रिंग की सुरक्षा के लिए कम से कम 2 लोग अवश्य होने चाहिए। माँ, चलो, यह आदमी बहुत ताकतवर है। मजबूत आदमी कोसते हुए और बहुत दुखी होते हुए लिंगजियो के आसपास लौट आया, लेकिन वह थोड़ा भाग्यशाली लग रहा था कि उसने एक छोटी सी जान बचाई थी। लिंगजियो ने उसकी ओर देखा। वह वास्तव में ताकत में बुरा नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से गुवान हाओ की तुलना में वह वास्तव में हीन था। अगला, कौन सा योद्धा पहले स्तर को चुनौती देने के लिए तैयार है? जब तक चुनौती सफल होती है, आप सीधे दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकते हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी लड़ाकू प्रभावशीलता खो नहीं जाती है, आप मुफ्त रिकवरी पोशन भी प्राप्त कर सकते हैं। मेजबान ने ऊंची आवाज में कहा। लिंग जियाओ इस बार इसे कभी नहीं चूकेगा। उसने एक गहरी सांस ली। गुवान हाओ की ताकत वास्तव में मजबूत नहीं है, इसलिए यह उसके लिए कोई समस्या नहीं है। वह वास्तव में इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या वह 100वें स्तर तक पहुंच पाएगा।
10 मिनट बाद वह हवा में उठे और पुनः रिंग की ओर बढ़े। हालांकि अचानक तेज हवा चलने लगी। पता चला कि किसी ने उसे पहले कूदते हुए देखा था और पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश की, जिससे वह जमीन पर गिर गया। यद्यपि उसका हत्या का इरादा नहीं था, फिर भी उसके इरादे क्रूर थे। लिंग जियाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया, फिर वह पलटा और मुक्का मारते हुए चिल्लाया, भाग जाओ। उस आदमी को अपने चेहरे पर गर्मी का एहसास हुआ और फिर उसका शरीर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। वह लिंग जियो को मारना नहीं चाहता था और लिंग जियो ने उसे कठोरता से नहीं मारा, उसने बस उसे सबक सिखाया। अच्छा लड़का, ये तरीका अच्छा है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मुझे गुवान हाओ को चुनौती देनी है और मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ। जब गुवान हाओ से पराजित हुए उस बलिष्ठ व्यक्ति ने ये दृश्य देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर अपने आप से कहा, गुवान हाओ की खूनी तलवार बहुत भयानक है। इसमें ठंडी तलवार की ऊर्जा है और यह अत्यंत शक्तिशाली है। इसका विरोध करना बहुत मुश्किल है। युवक, मैं तुम्हें नीचे जाने की सलाह देता हूँ। तुम्हारी उम्र शायद 20 साल से ज्यादा नहीं होगी। इतनी कम उम्र में रिंग में मरना दुख की बात होगी। गुवान हाओ ने लिंग जियो को हल्के से देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं, आप मेरी जान नहीं छीन सकते। लिंग जियाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा। वह गुवान हाओ से बकवास बातें करने के लिए बहुत आलसी था और उसे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी ये सिर्फ एक लड़ाई थी। हाँ, वह वास्तव में एक युवा व्यक्ति है। वह वास्तव में भावुक और ऊर्जा से भरा हुआ है। यह अफसोस की बात है कि बिना किसी रणनीति के केवल जुनून के साथ महान चीजें हासिल करना अभी भी मुश्किल है। गुवान हाओ ने थोड़ा मुस्कुराया, फिर अपना सिर हिलाया और ठंडी जानलेवा मंशा फूट पड़ी, जिसने लिंग जियो को ढक लिया। दर्शकों में वास्तव में 3 खूबसूरत महिलाएं बैठी थीं। बहन, हम इस व्यक्ति का यहाँ पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें ऐसी कोई बात है जो मेरी बहन का ध्यान आकर्षित करने लायक है? प्रश्न पूछने वाली महिला ने पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे और वह नाजुक और सुंदर लग रही थी। हनाबी, तुम समझ नहीं रही हो। इस व्यक्ति का नाम लिंग जियाओ है। उसने पहले क्राउन प्रिंसेस की महिला अधिकारी शांगगुआन किंग र को लगभग मार डाला था। वह बहुत शक्तिशाली है। एक अन्य महिला, जिसने भी पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे, ने नेता के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना ही पहले उत्तर दे दिया। क्या तुमने जो कुछ कहा वह सच है, हुआलू? हनाबी ने आश्चर्य से पूछा। उसने जो कहा वह सच है। अन्यथा आपको क्यों लगता है कि मुझे उसमें दिलचस्पी होगी? ये लड़का बहुत दिलचस्प है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह तियानहाई टायरनी का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सुन लेंगचान ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने इस भूमिगत क्षेत्र में भी भाग लिया था और उनका उच्चतम रिकॉर्ड केवल 90 स्तर पर था। अंतिम 10 स्तर कुछ विशेष हैं जो शक्ति पर नहीं बल्कि क्षमताओं की व्यापकता पर निर्भर करते हैं। यदि आप संरचना, तावीज़ आदि में अच्छे हैं तो उत्तीर्ण होना आसान होगा। तियानहाई बटू एक बहुमुखी व्यक्ति है, न केवल दबंग बल्कि शक्तिशाली और प्रतिभाशाली भी। यहाँ तक कि अगर तियानहाई साम्राज्य के युवराज को पूरे व्हाइट टाइगर महाद्वीप में रखा जाए तो वह निश्चित रूप से शीर्ष 4 में से एक होगा और कोई भी उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। परी लेंगचान, चलो इस बारे में बात करते हैं। हालांकि उस लड़के की साधना छिपी हुई लगती है, लेकिन तियानहाई टायरनी का रिकॉर्ड तोड़ना असंभव है। इस समय एक अन्य महिला की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ये सुन लेंगचान के पीछे बैठी हुई महिला थी। जुन मोचो, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि परी मोचो, जून मोचो थी, जो झेंगई संप्रदाय के 7 शिष्यों में से एक थी। भले ही वह सबसे निचले पायदान पर थी, लेकिन तियानहाई के 4 कुलीन लोग भी उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। परी लेंगचान अभी भी मुझे पहचानती है। जुन मोचो मुस्कुराया। बेशक मैं उसे पहचानता हूँ, लेकिन परी मोचो उस व्यक्ति को नीची नज़र से देख रही है। शायद वह जल्द ही आपके वर्तमान परिणामों को हरा देगा। सुन लेंगचान ने शांति से कहा। सच में, मैं 41वीं मंजिल पर उसका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी आ जाएगा, नहीं तो मैं ही वह हो सकता हूँ जो अंततः तियानहाई टायरनी का रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ। जून मोचो को स्पष्ट रूप से लिंगजियो बहुत पसंद नहीं था। सन लेंगचान मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर से अंगूठी की ओर देखने लगे। अखाड़ा बहुत चौड़ा है, लेकिन दर्शकों की सुरक्षा के लिए इसे सभागार से एक खंड और एक सुरक्षात्मक दीवार द्वारा अलग किया गया है। युवक, चूंकि तुम हार मानने को तैयार नहीं हो, तो आगे बढ़ो और अपना नाम बताओ। मैं, गुवान हाओ, अपनी तलवार से अनाम लोगों को नहीं मारूंगा। गुवान हाओ ने खूनी खंजर निकाला और ठंडे चेहरे से कहा। लिंग जियाओ,
लिंग जियो ने गुवान हाओ को उदासीनता से देखा, फिर रिंग के किनारे पर हथियार रैक को देखने के लिए मुड़ा। इसमें लगे हथियार सभी साधारण हैं, लेकिन उनकी मजबूती अपेक्षाकृत अधिक है। हिलटॉवर के नियमों के अनुसार योद्धा जादुई हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आइस फ्यूरी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, और सभी हथियारों का चयन केवल रिंग पर हथियार रैक से ही किया जा सकता है। गुवान हाओ की छोटी तलवार भी हथियार रैक से चुनी गई थी, लेकिन वह बहुत सारे खून से सनी हुई थी और थोड़ी लाल दिख रही थी। हथियार नहीं। गुवान हाओ ने देखा कि लिंग जियो ने हथियार रैक पर नजर डाली, लेकिन उसका हथियार लेने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे साथ सौदा करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, घमंडी, मैं तुम्हें अभी पश्चिम वापस भेज दूंगा। गुवान हाओ क्रोधित हो गया और उसने तुरंत अपना दाहिना पैर बाहर निकाल दिया, जिससे पूरा मैदान हिल गया। उसके हाथ में मौजूद खंजर से ठंडी तलवार जैसी ऊर्जा निकल रही थी, जिससे रिंग के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई थी। एक पल में उसका स्वरूप चमक उठा और अगले ही पल वह लिंग जियो के सामने प्रकट हो गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ छोटा चाकू सीधे बाहर निकल आया और भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण अखाड़े में अराजकता फैल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हिमखंड सीधे लिंग जियाओ को भेद रहा हो। हराना। लिंग जियो ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और फिर 100 सम्राट स्वर्गीय रानी पृथ्वी कोशिकाएं खिल गईं और सम्राट स्वर्गीय रानी पृथ्वी की शक्ति उसकी बाहों के चारों ओर लिपट गई। उसने तो सीधे मुक्का मार दिया। अगले ही पल गुवान हाओ सीधे रिंग से बाहर उड़ गया। आपने खो दिया। लिंग जियो ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और गुवान हाओ की ओर देखा जो रिंग के बाहर गिर गया था। उसने उसे कठोरता से नहीं मारा क्योंकि उनके बीच कोई खून का झगड़ा नहीं था और इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। क्या चल रहा है? गुवान हाओ जमीन से उठ खड़ा हुआ और रिंग पर लिंग जियाओ को देखकर भयभीत हो गया। उसे ये भी ठीक से नहीं पता था कि लिंग जियाओ ने क्या हरकत की। ये सचमुच भयानक है। ये बच्चा कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। दर्शकों में से किसी ने सुरंग में लिंग जियाओ को देखा था। इस समय वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। इस बच्चे ने सुरंग में कोई कार्रवाई नहीं की। उसने अपनी अजीब आंतरिक शक्ति से ही दर्जनों यिन यांग क्षेत्र के साधकों को मार डाला। डाकू, आप व्हाइट वुल्फ चोर समूह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है न? ये तो असंभव है। व्हाइट वुल्फ चोर समूह के लोगों का औसत साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र के चौथे स्तर पर है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? जाहिर है ज्यादातर लोग इस पर विश्वास नहीं करते। माने या न माने, वह भविष्य में भी चुनौती देना जारी रखेंगे। आपको देखकर ही पता चल जाएगा। मंच पर मेजबान फिर से दिखाई दिया और लिंग जियो को ठीक होने की दवा का एक गिलास दिया। इसे पीने के बाद रिकवरी की गति तेजी से बढ़ गई। युवा नायक वास्तव में अद्भुत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे आगे भी चुनौती जारी रखनी चाहिए या नहीं, या मुझे पुरस्कार प्राप्त करने के बाद चुनौती का बचाव करना चाहिए। हिलटॉवर के नियमों के अनुसार यदि कोई चैंपियन को हरा देता है और चुनौती जारी रखने का इरादा रखता है, तो मूल चैंपियन मंच पर बना रह सकता है। चुनौती जारी रखें, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। ठीक है, कृपया दूसरी मंजिल की यांत्रिक सीढ़ी पर चढ़ें। इसके अलावा अगर कोई दर्शक युद्ध देखने के लिए दूसरी मंजिल पर जाना चाहता है, तो उसे युद्ध देखने के शुल्क के रूप में 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का भुगतान करना होगा। फैन परिवार पैसे कमाता है। सिर्फ लड़ाई देखने के लिए उन्हें 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन देने पड़ते हैं। कई योद्धाओं के लिए ये वाकई थोड़ा भारी है। बेशक सन लेंगचन और जुन मोचो को स्वाभाविक रूप से इस छोटे से पैसे की परवाह नहीं है। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और दूसरी मंजिल में प्रवेश किया। लिंग जियाओ को यांत्रिक सीढ़ी द्वारा सीधे दूसरी मंजिल पर मंच पर भेजा गया। दूसरी मंजिल पर नियम अलग हैं। दर्शक बिना किसी परेशानी की चुनौती नहीं दे सकते। केवल पिछली मंजिल से आए योद्धा ही चुनौती दे सकते हैं। हाँ, आखिरकार कोई तो आया, वरना मैं तो बोर होकर मर ही जाता। दूसरी मंजिल का चैंपियन नीले कपड़े पहने एक युवक है, जो एक लंबी तलवार पकड़े हुए है। जाहिर है ये भी हथियार रैक से ली गई एक लंबी तलवार है। वहां खड़े होकर बिना म्यान वाली तेज तलवार की तरह उसे इस तरह से देखते हुए वह सचमुच शक्तिशाली है। उसने लिंग जियो को ठंडी निगाहों से देखा और उसके हाथ में लंबी तलवार कांप उठी। क्या तुम तैयार हो? लिंग जियो ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी हथियार नहीं लिया। दूसरे स्तर का चैंपियन भी स्पष्ट रूप से लिंग जियो के व्यवहार से नाराज था, क्योंकि उसे लगा कि लिंग जियो उसे नीची नजर से देखता है। इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली और वार किया।
इस आदमी की तलवारबाजी वास्तव में अच्छी है और उसकी चालें तीक्ष्ण हैं तथा कोण भी पेचीदा हैं। दुर्भाग्यवश उसकी मुलाकात लिंग जियाओ से हुई। एक और मुक्का, जिसमें अभी भी केवल 100 सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी शक्ति का प्रयोग किया गया, चैंपियन को सीधे रिंग से बाहर गिरा दिया गया। जब तक ये जीवन मरण की लड़ाई न हो, लिंग जियो आमतौर पर लोगों को नहीं मारेगा, क्योंकि दुश्मन बनाना और ऊर्जा बर्बाद करना आसान है। इस समय चैंपियन को अचानक एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए नहीं था कि लिंग जियो ने उसे नीचा देखा था, बल्कि इसलिए कि वह बहुत कमजोर था। हे भगवान, यह आदमी इतना शक्तिशाली है, इसे देखना मजेदार है, और यह मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों पर 1000 युआन खर्च करने लायक है। वह मोटा आदमी, जिसने सोचा था कि लिंग जियाओ गुवान हाउ से हार जाएगा, वह भी यह मजा देखने के लिए दूसरी मंजिल पर चला गया। हालांकि यह आदमी ताकतवर नहीं है, लेकिन वह एक अमीर आदमी की तरह दिखता है। उसने पहले मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को बिना पलक झपकाए फेंक दिया। इस समय लिंग जियो को इतना शक्तिशाली देखकर वह उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। सन लेंगचान और जुन मोचो के हाव भाव नहीं बदले, क्योंकि यदि लिंग जियो पहले 10 स्तर भी पास नहीं कर सका, तो वह वास्तव में व्हाइट टाइगर फेग्युन सम्मेलन में भाग लेने के योग्य नहीं था। अगला स्तर तीसरा है, चौथा स्तर, 8वां स्तर, 9वां स्तर। लिंग जियाओ की सारी लड़ाइयां सिर्फ एक मुक्का थीं, और उनमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। लड़ाई का तरीका इतना सरल था कि वह अपमानजनक था, लेकिन ये भयानक था। परी मोचो, 10वीं मंजिल की चैंपियन आपकी नौकरानी होनी चाहिए, है ना? क्या वह लिंग जियो को रोक सकती है? सन लेंगचान ने अचानक जुन मोचो की ओर देखा और पूछा। मेरी नौकरानी बुरी नहीं है, वह उसे एक मुक्का मारकर हराना चाहता है, जो कि शुद्ध सपना है। जब तक वह नई क्षमताएं नहीं दिखाता, तब तक आगे बढ़ना असंभव है। जुन मोचो इस बार 4 नौकरानियों और 4 अंगरक्षकों के साथ तियानहाई शहर आया, और ये 8 लोग नर्क टॉवर के चैंपियन हैं। सबसे कमजोर व्यक्ति 10वीं मंजिल का चैंपियन है। यह आदमी स्पष्ट रूप से मुसीबत की तलाश में है। चैंपियन का पद लेने के बाद उसने तियानहाई साम्राज्य के योद्धाओं का मजाक उड़ाया और बहुत गर्वित लग रहा था। उसकी योग्यता आपके विचार से कहीं बेहतर है, सन लेंगचान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको बहुत आश्चर्य होगा। सचमुच, मेरी नौकरानी ने अत्यंत उन्नत शारीरिक कौशल का अभ्यास किया है। यद्यपि उसकी समग्र शक्ति लिंग जियाओ के बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन यदि वह 100 चालों के भीतर मेरी नौकरानी को हरा नहीं पाता है, तो चुनौती को विफल माना जाएगा। जुन मोचो अभी भी बहुत आश्वस्त थे, इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि वह आज यहीं रुकेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा भी है। 17 या 18 साल का दिखने वाला एक युवक 9वीं मंजिल का चैंपियन हो सकता है। ये गर्व करने लायक है। जुन मोचो बोलते समय बहुत गर्वित लग रहे थे। आखिरकार, झेंगई संप्रदाय व्हाइट टाइगर महाद्वीप का सबसे बड़ा संप्रदाय है, और यहाँ तक कि 4 साम्राज्यों को भी पोप के आदेशों का पालन करना पड़ता है। दिलचस्प बात कि इस बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है, और वह पहले ही 10वीं मंजिल पर पहुंच चुका है। 10वीं मंजिल से शुरू करके दर्शकों को स्टेटस प्रदान करने के लिए विशेष वीआईपी कमरे बनाए जाएंगे, और ये वीआईपी कमरे अपने आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। आप बिना बाहर जाए अपनी मर्जी से ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये वीआईपी का विशेषाधिकार है। वीआईपी कमरे चाय और नाश्ते से सुसज्जित हैं, और वातावरण बहुत आरामदायक है। इस समय 10वीं मंजिल पर एक वीआईपी कमरे में 4 लोग बैठे थे। नेता फैन रुओहाई था, जो फैन परिवार का सबसे बड़ा बच्चे था, और दूसरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से म्यू वानशुंग था, जो तियानहाई के 4 नायकों में से एक था। उनके सामने 2 लोग बैठे थे। एक फैन रोलिन था, जो फैन परिवार का तीसरा बच्चे था, और दूसरा फैन रोलिन का दोस्त यिन मान था, जो व्हाइट टाइगर साम्राज्य के डार्क टेम्पल का एक मास्टर था। हालांकि फैन रोलिन फैन रुओहाई जितना प्रसिद्ध नहीं था, वह तियानहाई के 4 नायकों या तियानहाई के 7 छोटे संतों में से नहीं था। लेकिन जब बात उसकी आती है तो हर कोई उसे जानता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से तियानहाई के 7 छोटे संतों की उपाधि के लिए अपनी नापसंदगी व्यक्त की थी, और क्योंकि वह 4 नायकों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें कोई भी उपाधि नहीं चाहिए थी। ये व्यक्ति बहुत घमंडी है। बेशक उसके पास भी उस तरह की पूंजी है। अभी जो बोला वह डार्क टेम्पल से यिन मांग था। फैन रोलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये बच्चा काफी बदकिस्मत है। वह आखिरकार 10वीं मंजिल पर चढ़ गया, लेकिन जुन मोचो की नौकरानी से मिला। वह छोटी लड़की बहुत मजबूत है। हाँ, इस छोटी दासी ने मुझसे युद्ध किया है। हालांकि वह मुझसे उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके शरीर की हरकतें काफी अजीब हैं। आमतौर पर
उसके समान साधना स्तर वाले योद्धाओं को ये बहुत मुश्किल लगेगा। जो लोग उससे ऊंचे साधना स्तर वाले हैं वे उसका कुछ नहीं कर सकते। ये लिंग जियो इतना शक्तिशाली है, हम उसे बहुत गर्व नहीं करने दे सकते और यह नहीं सोच सकते कि हमारे फैन परिवार के नरक टॉवर पर चढ़ना आसान है। यह अच्छा है कि इस नौकरानी ने उसका उत्साह कम कर दिया। यिन मांग ने गहरी स्वीकृति के साथ कहा, और इस लिंग जियो ने वास्तव में शुरुआत से ही अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। एक हिट मारने के प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए उसने संभवतः सभी यिन और यांग ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। अब उसे लोहे की प्लेट पर चोट लग गई है और उसने सबक सीख लिया है, जिससे वह ये नहीं सोचेगा कि हमारे सफेद बाग महाद्वीप में कोई नहीं है। यिन मांग के विचार में लिंग जियो की तथाकथित एक हिट हत्या केवल इसलिए संभव थी क्योंकि उसने एक ही पल में अपनी सारी ताकत लगा दी थी। भले ही लिंग जियो में अभी भी छिपी हुई ताकत है, लेकिन यह उतनी मजबूत नहीं है। उसने सोचा कि भले ही जुन मोचो की नौकरानी लिंग जियो को नहीं रोक सकी, लेकिन वह लिंग जियो को बहुत तकलीफ देगी। हालांकि फैन रुओहाई मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। म्यू वानशुंग ने चुपके से उपहास किया। जब से लिंग जियो ने क्वीजिंग बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर कदम रखा और कई व्हाइट टाइगर फेग्यून क्लब के उम्मीदवार योद्धाओं को मार डाला, तब से वे लिंग जियो पर ध्यान दे रहे हैं। ये जानते हुए कि लिंग जियो ने पवन दानव पवित्र तलवार का सामना करते समय एक चाल से परहेज किया था, वह बहुत सक्षम होना चाहिए। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि लिंग जियो ने एक ही वार में क्यों मार डाला। इसका कारण सिर्फ ये था कि प्रतिद्वंद्वी बहुत बेकार था और वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जुन मोचो की दासी एक योद्धा थी जो खंजर का प्रयोग करती थी। ये खंजर स्वाभाविक रूप से हथियार रैक से चुना गया था और लिंग जियो ने उसकी ओर देखा। अभी भी हथियार का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। बेहतर होगा कि आप कोई हथियार ले लें, अन्यथा यदि आप मर गए तो दया न दिखाने के लिए मुझे दोष न दें। जुन मोचो की नौकरानी ने लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा और कहा, आगे बढ़ो, तुम मुझे नहीं मार सकते। लिंग जियो ने फिर भी वही बात कही। 10वीं मंजिल के चैंपियन का सामना करते समय भी उसे कोई परवाह नहीं थी और उसका हाव भाव पहले की तरह ही उदासीन था। ऐसा लग रहा था कि जुन मोचो की नौकरानी अभी भी उसकी नज़रों में जिक्र के लायक नहीं थी। कितना घमंडी लड़का है, आज मैं तुम्हें हमारी झेंगई मार्शल आर्ट की ताकत दिखाऊंगा। लिंग जियो के स्वर से नौकरानी को बहुत गुस्सा आया और वह तुरंत उग्र हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष द्वारा तिरस्कृत थी। इस अवमानना से वह बहुत दुखी हुई। झेंगई मार्शल आर्ट एक आत्मनिर्भर प्रणाली है और चालें काफी जटिल हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से बेकार जटिलता नहीं है। हर कदम बहुत वैज्ञानिक और आवश्यक है। यदि आप अभ्यास में सफल हो गए तो ये सचमुच आश्चर्यजनक होगा, लेकिन क्योंकि यह बहुत जटिल है, ज्यादातर योद्धा इसमें निपुणता हासिल नहीं कर पाते। ये नौकरानी स्पष्टतः वही है। उसने केवल थोड़ी सी झेंगई मार्शल आर्ट सीखी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। खंजर मार्शल आर्ट के इस सेट को जब उनकी मार्शल भावना के साथ संयोजन में प्रयोग किया गया तो वास्तव में पूरे आकाश में बर्फ के उड़ने का एक अजीब दृश्य उत्पन्न हो गया। इससे लिंग जियो को अपनी तलवारबाजी के बारे में सोचने को मजबूर होना पड़ा जिसका उसने पहले अभ्यास किया था। हालांकि तलवारबाजी का वह तरीका अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, फिर भी यह अब भी एक अच्छी याद है। ठंडी तलवार की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि लिंग जियो को बचने की कोई जगह नहीं मिली। इसके अलावा ये तलवार ऊर्जाएं बर्फ जमाने वाली शक्ति से भरी हुई थी, मानो वे लिंग जियो के हाथ और पैर जमा देंगी ताकि लिंग जियो कोई भी हरकत न कर सके। झेंगई संप्रदाय की तलवारबाजी इससे अधिक कुछ नहीं है। लिंग जियो ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं और फिर अपनी बांह को एक लंबी तलवार में बदल दिया। तलवार का इरादा फट गया। वह अचानक दिलचस्पी लेने लगा और तलवार कौशल से प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए इच्छुक हो गया। वह जिस तलवार तकनीक का उपयोग करना चाहता है वह अपेक्षाकृत निम्न स्तर की स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक है जिसका उसने एक बार अभ्यास किया था। यद्यपि साधना में सुधार के कारण तलवार की तकनीकों का वह सेटअप वर्तमान युद्ध के लिए अनुकूल नहीं रह सकता, लेकिन प्रतिद्वंद्वी कमजोर है। थोड़ी मौज मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। बेवकूफ, तुमने मेरे द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट को नीची नज़र से देखने की हिम्मत कैसे की? झेंगई नौकरानी और भी क्रोधित हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नज़र से देखता हूँ, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी वाकई बहुत कमज़ोर है, यहाँ तक कि मेरी स्वर्ण स्तरीय मार्शल आर्ट जितनी भी अच्छी नहीं है। ये कहने के बाद उसने अपनी भुजा को एक लंबी तलवार में बदल दिया और उसे आगे बढ़ा दिया। उड़ती बर्फ, ये कदम बहुत तेज है। ये नौकरानी की तलवार चाल की तरह शानदार नहीं है,
लेकिन उसने एक ही चाल में दुश्मन को परास्त कर दिया। ठंडी बर्फ के टुकड़े उड़कर सीधे नौकरानी के कंधे पर लगे और फिर एक अद्भुत बल का विस्फोट हुआ और नौकरानी रिंग से बाहर हो गई। सब खत्म हो गया। हर कोई अचंभित होकर अंगूठी को देख रहा था, ऐसे अंत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक चाल, एक और कदम। यद्यपि उसने अपनी चालें बदल लीं, फिर भी उसने दासी को एक ही चाल से हरा दिया। हा, तुमने देखा जून मोचो, मैंने पहले भी कहा है, ये बच्चा जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारी नौकरानियों में से किसी एक का उसका रास्ता रोकना इस आदमी को कम आंकना है। वीआईपी कक्ष में सुन लेंगचान गर्व से मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वही जीत गई हो। लिंग जियाओ को बधाई, आप सफलतापूर्वक 10वें स्तर के चैंपियन बन गए हैं। आपको एक चैंपियन कमर बैज मिलेगा। सैनिकों को 10,000 मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का अतिरिक्त इनाम मिलेगा। मेजबान ने रिंग पर कदम रखा, लिंग जियो के दाहिने हाथ को ऊपर उठाया और उत्साह से कहा, दिलचस्प बात है, मैं गलत था। इस आदमी में वास्तव में कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसकी तलवारबाजी बहुत कमजोर है। वह ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। फैन रोलिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मुस्कुरा दिए। उसने अभी भी लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया। यिन मांग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह ऊपर जाना जारी रखता है तो वह उस स्थान का सामना करेगा जहां मैं रखवाली कर रहा हूं, और फिर वह वास्तव में बदकिस्मत होगा। डार्क टेम्पल के योद्धा के रूप में यिन मान के लिए लिंग जियो को न जानना असंभव था। उसे लिंग जियाओ से विशेष नफरत है। आखिरकार लिंग जियो ने दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में डार्क टेम्पल की शक्ति को उखाड़ फेंका था। हिल टॉवर के नियमों के अनुसार आपको हर 10 मंजिल पर आधे घंटे से 1 घंटे तक का आराम मिल सकता है। इस दौरान अन्य उच्च स्तरीय चैंपियन चुनौती देंगे, जिससे दर्शकों को बोरियत नहीं होगी। लिंग जियो को 10वें स्तर के चैंपियन के रूप में झेंगई संप्रदाय के 7 बेटों में से एक जून मोचो की लड़ाई देखने का सम्मान भी मिला। जून मोचो मूलतः 40वें स्तर का चैंपियन था। अपने आराम के दौरान उन्होंने वास्तव में एक के बाद एक जीत हासिल की और एक ही बार में 47वीं मंजिल तक पहुंच गए। 50वीं मंजिल से केवल पहली 2 मंजिलें ही बची हैं। लेवल 50 एक बड़ी बाधा है। इसका मतलब है एक बड़ी सफलता। न केवल आपको बहुत सारे पुरस्कार मिल सकते हैं, बल्कि यह निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मान है। 48वीं मंजिल पर जुन मोचो को एक बहुत कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। ये व्यक्ति लगभग 50 वर्ष का है और उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी उम्र के कारण उसकी ताकत कमजोर नहीं है। वह अग्नि की आंतरिक शक्ति में निपुण प्रतीत होता है। यहाँ तक कि युद्ध भावना भी एक ज्वलंत तलवार है। सौभाग्य से, हालांकि हथियार रख पर रखे हथियार जादुई हथियार नहीं हैं, वे अपेक्षाकृत टिकाऊ हैं और आसानी से टूटते नहीं हैं। अन्यथा अपनी आंतरिक शक्ति के कारण वह हथियार चलाने में भी सक्षम नहीं हो सकेगा। इस व्यक्ति का सामना करना जुन मोचो के लिए वास्तव में आसान नहीं था और अंततः उसे हराने में उसे 50 चालें लग गईं। आखिरकार जुन मोचो भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और झेंगई संप्रदाय की मार्शल आर्ट वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इससे निपटना इतना आसान नहीं है। दिलचस्प बात कि इस लड़ाई के दौरान जुन मोचो को कुछ एहसास हो गया था और उसने वास्तव में अगली 39 और 50वीं मंजिल आसानी से जीत ली। 50वीं मंजिल का नेता बन गया। जहां तक मूल चैलेंजर को जीलिंग की बात है, तो यह और भी अपमानजनक था। जब जुन मोचो लड़ रहा था तो उसने भी चुनौती देना शुरू कर दिया और 60वीं मंजिल का चैलेंजर बन गया। लिंग जियो को अपनी लड़ाई न देख पाने का अफसोस हुआ, लेकिन चूंकि वह 100वीं मंजिल को चुनौती देने जा रहा था, इसलिए उसे शायद देर सबेर इस व्यक्ति से मिलना ही था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मास्टर लिंग, यह आराम का समय है। क्या आप चुनौती जारी रखने की योजना बना रहे हैं? मेजबान ने मुस्कुराते हुए पूछा। निश्चित रूप से, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। हालांकि एक बार चुनौती मिलने पर इसे रोका नहीं जा सकता। मुझे जाने दो, ये लिंग शियाओ व्यक्ति कौन है? वह पहले ही 19वीं मंजिल पर पहुंच चुका है। उस तक जाने के लिए 20वीं मंजिल होगी। क्या यह आदमी स्वर्ग की अवहेलना करने जा रहा है? और 11वीं मंजिल से शुरू करके उन्हें एक एक करके एक मुक्का मारकर हल किया जाता है। ये वास्तव में समझ से परे है। 20वीं मंजिल की रखवाली करने वाले योद्धा का वास्तव में लिंग जियो के साथ थोड़ा सा संबंध है, क्योंकि यह व्यक्ति पहली मंजिल के चैंपियन गुवान हाओ का वरिष्ठ भाई है। और मैंने लोगों से सुना कि उसने जो चालें अपनाई वे गुवान हाओ जैसी ही थीं, सिवाय इसके कि चाकू अधिक तेज, मजबूत और अधिक निर्दयी था। गुवान हाओ हार गया, लेकिन मैं नहीं हारूंगा।
ऐसा लगता है कि यह वरिष्ठ भाई वास्तव में गुवान हाओ से अधिक शक्तिशाली है। हालांकि लिंग जियो ने फिर भी अपना सिर हिलाया और थोड़ी उदासीनता महसूस करते हुए आह भरी। तुमसे निपटने के लिए एक मुक्का ही काफी है। ऐसा नहीं है कि लिंग जियाओ अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा देखता है, मुख्य कारण कि इस स्तर पर प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर है। अगर यह जून मोचो या कोउ जीलिंग होता तो वह एक बड़ी लड़ाई के लिए उत्साहित हो सकता था, लेकिन अब वास्तव में उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है। तुम सचमुच घमंडी हो। लिंग जियाओ की बात सुनने के बाद वरिष्ठ भाई गुवान हाओ ने आगे बात जारी रखने का इरादा नहीं किया। उनकी राय में लिंग जियो एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति था जो केवल अपने हाथ में चाकू लेकर ही दूसरे पक्ष को मना सकता था। तेज चाकू, फ्लैश। वरिष्ठ भाई गुवान हाओ का चाकू वाकई बहुत तेज था। साधारण दिखने वाली चालें उसके हाथों में फिर से आ जाती थीं और वह गुवान हाओ से कहीं ज्यादा ताकतवर था। शून्य में चाकू की रोशनी चमक उठी और ब्लेड तुरंत लिंग जियो की छाती तक पहुंच गया। दिलचस्प चालें, मैं तुम्हें 2 चालें दे सकता हूँ। लिंग जियो, जो वरिष्ठ भाई गुवान हाओ के चाकू कौशल से आकर्षित था, ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन हल्के से चमक गया और उसका आंकड़ा पक्ष में दिखाई दिया। उसने हल्के से कहा, उनके लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लाभदायक लड़ाइयां लड़ने में कुछ समय लग सकता है। वरिष्ठ भाई गुवान हाओ की चाकू चलाने की कुशलता वास्तव में उनकी तलवारबाजी के लिए संदर्भ मूल्य की है। आप देख सकते हैं कितनी भयानक शारीरिक हरकत है। वरिष्ठ भाई गुवान हाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उनके पीछे एक मार्शल आत्मा प्रकट हुई जो अजीब पंखों की एक जोड़ी निकली। उड़ने के लिए पंख नहीं, बल्कि आत्मा की जरूरत थी। जिस क्षण आत्मा प्रकट हुई, वरिष्ठ भाई गुवान हाओ स्पष्ट रूप से तेज हो गए। दूसरा चाकू और भी अधिक भयंकर और तेज था। हालांकि चाकू कट जाने के बाद वह हिल नहीं सका। लिंग जियो ने वास्तव में 2 उंगलियों से ब्लेड को जकड़ लिया, जिससे चाकू बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ हो गया। 2 चालें बीत चुकी हैं, हार जाओ। यह अभी भी सिर्फ एक मुक्का था, लेकिन 10वें स्तर से अलग। लिंग जियो ने 200 सम्राट स्वर्ग और महारानी पृथ्वी शक्तियों का इस्तेमाल किया। वरिष्ठ भाई गुवान हाओ की उड़ान क्रिया लगभग गुवान हाओ के समान ही थी। वह भी उतनी ही आसानी से पराजित हो गया। वह भी पूरी तरह से पराजित हो गया और जमीन पर गिरने के बाद उसके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची। दर्शकों में से बहुत से लोग खुशी से चिल्ला उठे। आज लिंग जियाओ के प्रदर्शन ने वाकई उनकी आंखें खोल दी। लिंग जियो ने सीनियर भाई गुवान हाओ को आसानी से हरा दिया और 20वीं मंजिल का चैंपियन बन गया, जिसने कई दर्शकों को चौंका दिया। वीआईपी कमरे में फैन रुओहाई और म्यू वानशुंग शांत रहे, लेकिन डार्क टेम्पल से यिन मांग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ये लिंग जियो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है। इस व्यक्ति की शारीरिक गति इतनी भयानक है, साथ ही वह भयानक शक्ति, इससे निपटना वास्तव में कठिन है। डर गया क्या? फैन रोलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में रिंग में तेज शरीर की हरकत का कोई मतलब नहीं है। आपकी मार्शल स्पिरिट विशेष रूप से इस तरह के तेज मार्शल आर्टिस्ट को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई है। फिर आपको बस उसे लगातार भस्म करने और उसे आपके करीब आने से रोकने के लिए अपने लंबी दूरी के हमलों का उपयोग करने की जरूरत है और उसकी अजीब शक्ति बेकार हो जाएगी। मिस्टर फैन मजाक कर रहे हैं। मैं उनसे कैसे डर सकता हूँ? मुझे तो लगता है कि वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। जब तक वह 30वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। यिन मांग ने अपने होंठ चाटे और एक क्रूर मुस्कान दिखाई। वरिष्ठ भाई गुवान हाओ को हराने के बाद लिंग जियो ने 20वीं मंजिल पर कदम रखा। 10वीं से 20वीं मंजिल तक प्राप्त होने वाले 1 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के अतिरिक्त 1 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर भी प्रदान किए गए। नियमों के अनुसार प्रत्येक 10 मंजिलों के लिए अतिरिक्त पुरस्कार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 10वीं मंजिल 10,000 है, 20वीं मंजिल 1 लाख है, 30वीं मंजिल 200,000 है। सादृश्य से वास्तव में 10वीं से 20वीं मंजिल को छोड़कर इनाम हर 10 मंजिल के लिए अतिरिक्त 1 लाख मध्यम श्रेणी की स्पिरिट पत्थरों के बराबर है। यदि आप 100वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं तो विशेष परिस्थितियां हैं और पुरस्कृत आत्मा पत्थर उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर बन जाएंगे। 1 मिलियन उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन, ये वास्तव में एक खगोलीय आंकड़ा है। उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन या निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन नहीं होते। वे लगभग कभी भी लेन देन में नहीं देखे जाते। यहाँ तक कि ज़ियांटिंग महाद्वीप में भी वे अभी भी कीमती स्पिरिट स्टोन हैं। खेती में इसकी तत्काल आवश्यकता है। जब लिंग जियो आराम कर रहा था तो वीआईपी कमरे में एक बूढ़े व्यक्ति ने, जहां फैन रुहाई थे, सम्मानपूर्वक कहा,
यंग मास्टर, तीसरे यंग मास्टर, आपने ये भी देखा है कि इस लड़के ने लगातार 20वीं मंजिल को चुनौती दी है और उसकी ताकत बहुत मजबूत है। क्या आप उसे रोकना चाहते हैं? आखिरकार वह ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप का ही एक योद्धा है। अगर वह बहुत सारे खेल जीतता है तो इससे हमारे व्हाइट टाइगर महाद्वीप की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है। 30वीं मंजिल येनमान की है और वह वहां से बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता। फैन रोलिन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अब आपको कोउ जीलिंग और जुन मोचो के बारे में चिंतित होना चाहिए। कोउ जीलिंग 60वीं मंजिल पर पहुंच गया है। जुन मोचो भी 50वीं मंजिल पर पहुंच गए हैं। क्या ऊपर का चैंपियन ऐसा कर सकता है? अगर नहीं तो बदलो, हम उन्हें अपने लोगों के साथ रोक सकते हैं और वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा। बस वैसा ही करो जैसा तीसरे युवा मास्टर ने कहा है। फैन रुओहाई ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक कोउ जीलिंग और जुन मोचो का सवाल है, उन्हें जानबूझकर रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना ऊपर जाएंगे चैंपियन उतना ही मजबूत होगा। कोउ जीलिंग की सीमा 70वीं मंजिल होने का अनुमान है। उसका स्तर तियानहाई के 7 छोटे संतों के बराबर है। जहां तक जुन मोचो का सवाल है, वह कोउ जीलिंग से ज्यादा मुश्किल है। अनुमान है कि वह 80वीं मंजिल या 89वीं मंजिल तक पहुंच सकता है। उससे ज्यादा ऊपर जाना नामुमकिन है। मैं समझता हूँ। बूढ़ा आदमी पीछे हट गया। चून की सबसे बड़े और तीसरे युवा स्वामी को लगा कि इन 3 लोगों को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वह ऐसा करेगा। वैसे भी 90वीं मंजिल का वर्तमान चैंपियन सन लेंगचन है, जो तियानहाई के 4 नायकों में से एक है। न तो कोउ जीलिंग और न ही जुन मोचो उसे हरा पाएंगे। जहां तक लिंग जियाओ का सवाल है, अभी समय जल्दी है। लिंग जियाओ को नहीं पता था कि वह इस नर टॉवर में एक बहुत ही आकर्षक अस्तित्व बन गया था। बहुत से लोग उस पर ध्यान दे रहे थे और जानना चाहते थे कि वह कितनी दूर तक जा सकता है, और उसे यह जानने की जरूरत नहीं थी। इस बार उसका एक ही लक्ष्य था, जो था 100वीं मंजिल। चाहे वह किसी भी साधन का उपयोग करे, उसे यहाँ का गुप्त नक्शा अवश्य प्राप्त करना होगा। लिंग जियाओ के आराम के समय जुन मोचो और कोउ जीलिंग ने चुनौती शुरू की। जैसा कि फैन रुओहाई ने उम्मीद की थी, जुन मोचो को 70वीं मंजिल पर एक बहुत ही भयानक नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। उसका प्रतिद्वंद्वी फैन रोलिन निकला, जो फैन परिवार का तीसरा बच्चे था। फैन रोलिन के तरीके अप्रत्याशित थे। 200 राउंड तक लड़ने के बाद कोउ जीलिंग अंततः हार गया और उसके पास 69वीं मंजिल पर अस्थायी रूप से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हाँ, मुझे बहुत समय से कोई चुनौती नहीं मिली है। यह कोउ जीलिंग वास्तव में अच्छा है। वह मेरे साथ 200 राउंड तक लड़ सकता है। मुझे डर है कि वह इस महीने हेल टॉवर चैलेंज में सबसे मजबूत व्यक्ति बनने में सक्षम हो सकता है। फैन रोलिन वीआईपी कमरे में लौटने के बाद मुस्कुराए। वास्तव में वह आगे भी चुनौती देना जारी रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। 70वीं मंजिल पर रहकर लोगों को गाली देना ज्यादा मजेदार है। मत भूलो, वहां जुन मोचो है, फैन रुओहाई ने याद दिलाया। फैन रोलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि जुन मोचो शक्तिशाली है, लेकिन वह कोउ जीलिंग को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। उनकी दृष्टि अभी भी अच्छी है। जुन मोचो ने आसानी से सभी स्तर पार कर लिए, और जब उसकी मुलाकात कोउ जीलिंग से हुई तो वह उसके लिए एकदम उपयुक्त थी। कोउ जीलिंग को अंततः हराने में उसे 500 से अधिक चालें लगी, लेकिन वह भी थक गई थी। इस समय रिकवरी वाइन का प्रभाव इतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसे लंबे समय तक आराम करना पड़ा। कोउ जीलिंग एक स्तर नीचे गिर गया और 68वें स्तर का चैंपियन बन गया। इस तरह 68वां, 69वां और 70वां स्तर बस भयानक है, और लगातार 3 लोग सभी सुपर मजबूत हैं। लेकिन फिर वास्तव में 50वें स्तर के बाद मूलतः कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं बचता। कोउ जीलिंग और जुन मोचो इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि वे अधिक मजबूत हैं। जब उन दोनों ने आराम किया तो लिंग जियो फिर से प्रकट हुआ और चुनौती देना जारी रखा। 21वें से 29वें स्तर तक लिंग जियो ने मूल रूप से एक आंख भी नहीं झपकाए और आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को एक मुक्के से हरा दिया। इस समय नर्क टॉवर के बाहर कई योद्धा जो अभी अभी नर्क टॉवर पर पहुंचे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे। क्या आपने सुना है कि ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप का एक बच्चा है जिसने अपने विरोधियों को पहली मंजिल से 20वीं मंजिल तक एक ही चाल में हरा दिया? वह बहुत शक्तिशाली है। तुम शेखी बघार रहे हो। मैं शेखी नहीं बघार रहा हूँ। मुझे अभी अभी ताज़ा खबर मिली है कि वह 30वीं मंजिल पर पहुंच गया है और फिर भी उसने अपने विरोधियों को एक चाल से हरा दिया है। हालांकि इस बार उसका सामना जिस चैंपियन से हुआ वह ज्यादा मुश्किल है।
वह डार्क टेम्पल से यिन मांग है। यिन मांग, क्या ये व्हाइट टाइगर साम्राज्य का यिन मांग है? हाँ, अगर वह नहीं तो और कौन हो सकता है? मैंने सुना है कि उसके छिपे हुए हथियार मायावी हैं और उससे बचना असंभव है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिंग जियो अपने चमत्कार जारी रख सकता है। यहाँ बात करना बेकार है। चलो, चलकर देखते हैं। बहुत से लोग नर्क टॉवर में घुस गए। पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करने के बाद वे युद्ध देखने के लिए 30वीं मंजिल पर आ गए। इस समय यिन मांग पहले ही मंच पर आ चुकी थी। विपरीत दिशा में लिंग जियो अभी भी निहत्था था और उसकी तलवार लेने की कोई मंशा नहीं थी। यिन मांग ने कुछ भी बकवास नहीं कहा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि लिंग जियो उससे घृणा करेगा। हुश हुश हुश, छिपा हुआ हथियार हवा में उड़ गया। यह कोई जादुई हथियार नहीं था, बल्कि एक मार्शल आत्मा द्वारा बनाया गया एक छिपा हुआ हथियार था। उसकी मार्शल आत्मा वास्तव में एक विशाल मकड़ी थी। लिंग जियो ने युहुआ संप्रदाय में रहते हुए ऐसी ही एक मार्शल आत्मा का सामना किया था, और वह मकड़ी देवी प्रतीत होती थी, जो इस मकड़ी मार्शल आत्मा से अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि उस समय स्पाइडर देवी मार्शल आत्मा का उपयोग करने वाला योद्धा बहुत कमजोर था और उसकी तुलना उसके सामने यिन मान से नहीं की जा सकती थी। यिन मान यिन यान क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जबकि उस समय योद्धा केवल वुमाई क्षेत्र में था। यिन मान द्वारा छोड़े गए छिपे हुए हथियार आत्मा मकड़ी द्वारा उगले गए बलगम थे। हवा में उड़ते समय बलगम जल्दी ही जम गया और उस पर विशेष पैटर्न बन गए, जो बहुत अजीब लग रहे थे। जिस समय छिपे हुए हथियार हवा में टूट गए, उसी समय मकड़ी के जाले पूरे क्षेत्र में फैल चुके थे और लिंग जियो के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये वही था जो फैन रोलिन ने कहा था कि लिंग जियो के शरीर कौशल बेकार होंगे। तुम मुझे मारना चाहते हो? लिंग जियो छिपा नहीं, बल्कि सभी दिशाओं से हमला कर रहे छिपे हुए हथियारों को देखा और पूछा, हाँ, तुमने शेनहुआंग महाद्वीप में हमारे अंधेरे मंदिर की नींव को नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यिन मांग ने ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम मरने के लिए तैयार रहो, लेकिन मैं कभी दया नहीं दिखाऊंगा। लिंग जियो का शरीर अचानक प्रकाश से चमक उठा। उच्च तापमान के कारण मकड़ी के जालों में पल भर में ही आग लग गई, और इस भयावह उच्च तापमान से उड़ते हुए छिपे हुए हथियार तुरंत पिघल गए। अच्छा लड़का, तुम सच में अच्छे हो। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन वह तो बस एक भूख बढ़ाने वाली बात थी। अगर तुम मेरे छिपे हुए हथियार को भी नहीं रोक सकते, तो तुम मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने की इजाजत देने के लायक भी नहीं हो। यिन मांग ने उपहास किया और साधारण मकड़ी के जाले तुरंत टूट गए और उनकी जगह लाल मकड़ी के जाले आ गए। ये मकड़ी के जाले अग्नि गुण के हैं और यहाँ तक कि लिंग जियो का उच्च तापमान भी उन्हें पिघला नहीं सकता है। अपनी पूरी ताकत लगाओ। लगता है तुम भूल गए हो कि मैंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। लिंग जियो ने यिन मांग की ओर देखा और अचानक एक भयानक जानलेवा आभा निकली और उसके पूरे शरीर पर एक भयानक छाया दिखाई दी। वह मार्शल आत्मा का प्रेत नहीं था, ये जानलेवा आभा से निर्मित एक भयावह राक्षसी छाया थी। उस समय यिन मांग का पूरा शरीर कांप उठा और उसके मन में पीछे हटने का भी विचार आया। हत्यारी आभा एक राक्षस में बदल जाती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी जानलेवा आभा इतने भयानक स्तर तक विकसित हो जाएगी। ये कुछ हिस्सा है जो हमारे श्वेत बाग महाद्वीप के अंधेरे मंदिर में मौजूद कई स्वर्ण पदक विजेता हत्यारे भी नहीं कर सकते। जानलेवा आभा दुश्मन को मजबूर करती है, जानलेवा आभा संघनित होती है, जानलेवा आभा ठंडी होती है और जानलेवा आभा एक दानव में बदल जाती है। ये डार्क टेम्पल द्वारा जानलेवा आभा के 4 चरणों की परिभाषा है। बाहर के योद्धा इससे परिचित नहीं है, लेकिन इससे योद्धाओं की जानलेवा आभा पर कोई असर नहीं पड़ता। जानलेवा आभा एक दानव में बदल जाती है, लेकिन ये डार्क टेम्पल में प्रयुक्त जानलेवा आभा का उच्चतम स्तर है। यिन मांग ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो स्वयं शिक्षित होगा और किसी के मार्गदर्शन या किसी गुप्त पुस्तक के बिना इस स्तर तक पहुंच जाएगा। उसने अपने दिल में भी आह भरी, अगर लिंग ये बहुत अच्छा होगा अगर जियो डार्क मंदिर का योद्धा था। लेकिन आहें भरने से उसे दया नहीं आती। डार्क टेम्पल का बदला अवश्य लिया जाना चाहिए। हत्यारे लिंग जियाओ का सामना करते हुए यिन मांग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। खुद पर दबाव कम करने के लिए वह 4 या 5 कदम पीछे हट गया। फिर जब उसके हाथ फैलाए गए तो भयानक यिन और यांग युवानली उसके शरीर से बाहर आ गए। उस क्षण यिन और यांग युवानली वास्तव में एक अजीब मकड़ी में संघनित हो गए। क्रूर मकड़ी ने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखा दिए और एक जोड़ी बड़ी लालटेन जैसी आंखें लिंग जियो को घूरने लगी।
हवा गहरे बैंगनी रंग के जहरीले कोहरे से भरी हुई थी, जिससे अजीब छोटे छोटे बवंडरों का एक समूह बन गया था। जहरीली हथेली, बहुत जहरीली मकड़ी। जिस समय यिन मांग ने अपनी हत्या की चाल का इस्तेमाल किया, लिंग जियो की मुट्ठी पहले ही उस पर लग चुकी थी। इस मुट्ठी में स्वर्ग और पृथ्वी के 300 सम्राटों की शक्ति समाहित थी और इसकी विस्फोटक शक्ति अद्भुत थी। हरे प्रकाश ने मकड़ी के जालों और बवंडरों को चीरना जारी रखा। मुट्ठी के चारों ओर लिपटी सुनहरी रोशनी लगातार मुट्ठी की ताकत और सुरक्षा को बढ़ा रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी के सम्राट की शक्ति वास्तव में शक्ति का एक आदर्श संयोजन है। मुक्का से फाड़े जाने के बाद भयानक जहरीला बवंडर अखाड़े के चारों ओर फैल गया। हवा में उड़ते हुए मेजबान के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उसने जल्दी से अपने शरीर के कौशल का उपयोग करके बच निकलने की कोशिश की। अखाड़ा खास तरह की सामग्री से बना था, लेकिन इस समय जहरीले बवंडर ने उसे जंग लगा दिया था। जंग लगी जमीन को ध्यान से देखिए। सबसे गहरा हिस्सा 4 या 5 मीटर गहरा था। ये तो बस हमले की झलक थी। अगर वाकई जहरीली आंधी की चपेट में आ जाता तो शायद पल भर में ही हड्डियों में बदल जाता। इस यिन मांग की ताकत सामने खड़े 29 लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लिंग जियाओ को तो ये भी लगा कि अगर यह आदमी आगे बढ़ना भी चाहे तो भी यह आसान होगा। मुझे नहीं पता कि वह 30वीं मंजिल पर क्यों रुका हुआ है, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। टकराना। जहरीली मकड़ी और लिंग जियो की मुट्ठी एक दूसरे से टकरा गई। कुछ ही पलों में विशाल मकड़ी को ऐसा लगा जैसे उसे कोई भारी झटका लगा हो और उसका शरीर एक गया हो और वह चीखने लगी हो। कुछ देर के लिए ये दृश्य बहुत अजीब था। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे इस मौके से हरा सकते हो। बाहर निकल जाओ। यिन मांग नहीं चाहता था कि लिंग जियो उसके करीब आए, क्योंकि वह छिपे हुए हथियार कौशल में अच्छा था। यहाँ तक कि जहरीली हथेली भी लंबी दूरी तक हमला करने वाली थी। इस समय लिंग जियो ने उनसे संपर्क किया और वह स्पष्ट रूप से थोड़ा घबराए हुए थे, इसलिए घबराहट में उन्होंने वास्तव में यिन और यांग बल को 100% तक सक्रिय कर दिया। उसी क्षण विकृत और विरूपित जहरीली मकड़ी अपने मूल स्वरूप में लौट आई। इतना ही नहीं, मकड़ी वास्तव में असली लग रही थी। मकड़ी के मुंह के कोने से जमीन पर टपकने वाला जहर वास्तव में जमीन को नुकसान पहुंचा सकता है और सीधे जमीन में प्रवेश कर सकता है। नष्ट करना। लिंग जियाओ का चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी में 1 और 100 हुआंग टियन होतु शक्तियां जोड़ दी। 400 हुआंग टियन होतु कोशिकाओं ने भयानक शक्ति जारी की। टकराना। अंततः जहरीली मकड़ी एक मुक्का मारकर पूरी तरह चकनाचूर कर दी गई। शेष मुट्ठी का बल यिन मांग के शरीर पर पड़ा, जिससे यिन मांग बार बार पीछे हट गई। यह अफसोस की बात है कि अधिकांश मुक्का मारने की शक्ति जहरीली मकड़ी द्वारा खा ली गई है, इसलिए इस मौके से यिन मांग को रिंग से बाहर करना मुश्किल होगा। बेशक लिंग जियो का ऐसा करने का इरादा नहीं था, क्योंकि यिन मांग दूसरों से अलग है। अगर यह आदमी उसे मारना चाहेगा तो वह उसे मार देगा। यदि यह रिंग में गिर जाए तो समझिए लड़ाई खत्म हो गई। डरावने आदमी, यह मुक्का तुम्हारा सबसे मजबूत हमला होना चाहिए। बहुत अच्छा, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से निराश कर दूंगा। रिंग के किनारे पर खड़े यिन मांग के हाथ वास्तव में कांप रहे थे। उस अजीब पंचबल ने उसे इस समय भी दर्दनाक यातना से गुजरने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि उसके टार्सस पर एक कीड़ा हो। ये वास्तव में भयानक था, लेकिन फिर भी उन्होंने कठोर बातें कहीं। लिंग जियो ने यिन मांग को उदासीनता से देखा, मुस्कुराया और कहा, तुमने अभी उस हथेली में मौजूद यिन और यांग ऊर्जा का 10% इस्तेमाल किया है। सच कहूं तो अगर तुम्हारी क्षमता यहीं तक सीमित है तो यहाँ से निकल जाना ही सबसे अच्छा है। आप अभी भी एक छोटी सी जान बचा सकते हैं। मैं मानता हूं कि मैंने अभी अपनी यिन और यांग ऊर्जा का 100% उपयोग किया है, लेकिन वह चाल मेरी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ उस पंच के आधार पर मुझसे तुलना करने जा रहे हैं, तो फिर आप अभी भी बहुत अज्ञानी हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, यिन मांग ने बस एक गोली निगल ली और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यिन और यांग ऊर्जा तीव्र गति से ठीक हो रही थी। नट टॉवर में लड़ाई में जादुई हथियारों के उपयोग की अनुमति नहीं है, लेकिन अमृत और विशेष खाद्य पदार्थों का उपयोग निषिद्ध नहीं है। फैन परिवार वाकई बहुत होशियार है। आपको पता होना चाहिए कि फैन परिवार 4 साम्राज्यों में दवा बाजार के लगभग 1/3 और विशेष खाद्य बाजार के लगभग 90% को नियंत्रित करता है। दवा बाजार का शेष 2/3 हिस्सा याओवान पवेलियन और तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी के बीच लगभग विभाजित है। ये कहा जा सकता है कि अन्य दवा कंपनियां केवल एक छोटे से बाजार हिस्से पर ही कब्जा कर सकती हैं। इस भूमिगत दुनिया में फैन परिवार की दवा बाजार में हिस्सेदारी 90% तक है।
मूलतः जिन योद्धाओं को अमृत और विशेष भोजन खरीदने की आवश्यकता होगी वे उन्हें चुनेंगे। अमृत और विशेष खाद्य पदार्थों के उपयोग की अनुमति देना वास्तव में उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ही है। क्या मैं अज्ञानी हूँ? लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो आपके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। बेशक, मैं मूल रूप से चाहता था कि तुम एक सुखद मौत मरो, लेकिन चूंकि तुम इतने अज्ञानी हो, इसलिए मैं केवल यही कर सकता हूँ कि तुम बिना शरीर के मरो और सबसे दर्दनाक यातना के तहत मरो। जैसे जैसे वह बोलता गया, यिनमान के शरीर पर आभा और अधिक प्रबल होती गई। भयावह वेग बढ़ता ही गया तथा उसके शरीर के चारों ओर बड़े और अधिक विषैले बवंडर बनते गए। इन जहरीले बवंडरों का इस्तेमाल न केवल बचाव के लिए किया जा सकता है, बल्कि हमले के लिए भी किया जा सकता है। उसके लिए ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा हथियार है, लेकिन यह उनका अंतिम कदम नहीं है। लिंग जियो के उस घूंसे ने उसे सचमुच चौंका दिया, लेकिन डरने का सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें पता है, अगर उसका यिनमान 30 साल से कम उम्र का है, तो सबसे खराब स्थिति में भी वह तियानहाई के साथ छोटे संतों के स्तर पर होगा। वह केवल तियानहाई के 4 कुलीनों और अपने डार्क टेम्पल के प्रतिभाशाली डार्क गॉड मून की प्रशंसा करते थे। वह डार्क टेम्पल में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और वह भी है जो व्हाइट टाइगर सोसाइटी में भाग लेने वाला है। निश्चित रूप से व्हाइट टाइगर साम्राज्य में शीर्ष 3 में स्थान दिया गया। इसके अलावा डार्क शेन्यू अभी भी डार्क टेम्पल का युवा मास्टर है। यदि युवा स्वामी को पता चल जाए कि उसके यिनमान को ड्रैगन और फीनिक्स महाद्वीप के योद्धा लिंग जियो ने मार दिया है, तो भले ही शरीर को डार्क टेम्पल में वापस कर दिया जाए, इसे सीधे मछली को खिला दिया जाएगा, क्योंकि यह बहुत शर्मनाक है। इसके अलावा अभी भी उसका सबसे शक्तिशाली स्टंट इस्तेमाल किया जाना बाकी था, और उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियो उसे रोक सकता है। अपने सामने के अंधेरे को देखकर लिंग जियो को लगा कि यह व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता कि स्वर्ग और पृथ्वी का अर्थ क्या है। उसकी आंखों के कोने से एक ठंडी चमक चमकी। चूंकि दूसरा पक्ष मौत चाहता था, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। यह आवश्यक नहीं है कि वह डार्क टेम्पल का शत्रु हो, लेकिन यदि डार्क टेम्पल उसे मारना चाहता है, तो उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। तो फिर तुम्हें यह आखिरी स्टंट आजमाने दो और फिर आश्वस्त होकर मरो। लिंग जियो के शब्दों से यिनमान का चेहरा और भी उदास हो गया। उसने लिंग जियो को उदासीनता से देखा, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। ठीक है, ये वास्तव में पागलपन है, लेकिन अफसोस की बात है कि अगर मैंने ये चाल चली तो तुम्हें फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक अंगूठी के ऊपर एक तेज हवा चली, और यह जहर से भरी तेज हवा थी। अगली पंक्ति में बैठे कई दर्शकों ने जहरीले कोहरे से बचने के लिए जल्दबाजी में तरीके अपनाए, लेकिन लिंग जियो जहरीली धुंध में खड़ा था, खुलकर सांस ले रहा था, मानो उसे ऐसी चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यिनमान के पीछे विशाल मकड़ी आत्मा उसके सामने आई और उसकी यिन और यांग ऊर्जा के साथ विलीन हो गई। भयावह आभा लगातार जारी रहती है। यह मेरा अद्वितीय कौशल है। डार्क टेम्पल की मार्शल आर्ट विशाल मकड़ी 10,000 जहर हथेलियां। उसी समय विशाल मकड़ी लिंग जियो पर झपट पड़ी। सबसे भयानक बात यह थी कि विशाल मकड़ी का पेट उड़ते समय फट गया। बड़ी संख्या में छोटी मकड़ियां चींटियों की तरह जमीन पर उतरी, जिससे एक घना काला द्रव्यमान बन गया जिसने सीधे लिंग जियो को घेर लिया। उसी समय अनगिनत धागे लिंग जियो की ओर बढ़े, लिंग जियो को कसकर उलझा दिया, और बचने की कोई संभावना नहीं थी। हाँ, लिंग जियो खत्म हो गया है। वीआईपी कमरे में फैन रोलिन ने अपने हाथों से ताली बजाए और मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह यिनमान को यह चाल नहीं चलने देता और स्वेच्छा से हार मान लेता है, तो उसके पास अभी भी बचने का मौका है। लेकिन अब मुझे डर है कि मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। डार्क टेम्पल की मार्शल आर्ट और विशाल मकड़ी मार्शल स्पिरिट का संयोजन वास्तव में बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि मुझे भी ये थोड़ा मुश्किल लगेगा। फैन रोलिन को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसके मन में हमेशा लिंग जियो के प्रति एक अकथनीय शत्रुता थी। बेशक ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यिनमान उसकी है, इसलिए वह निश्चित रूप से नहीं चाहता कि यिनमान लिंग जियो से हार जाए। इसके अलावा इस समय ये स्पष्ट था कि यिनमान को लड़ाई में पूर्ण लाभ था। वह लिंग जियो की दुखद मौत को देखने में सक्षम लग रहा था। दूसरे वीआईपी कमरे में जुन मोचो ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह लिंग जियो का अंत है। मैंने कहा, परी लेंग चान, मुझे डर है कि वह मुझसे नहीं लड़ पाएगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर तुम इतनी जल्दी निष्कर्ष क्यों निकाल रहे हो? क्या तुम्हें मुंह पर तमाचा लगने का डर नहीं है?
सन लेंगचान हल्का सा मुस्कुराया। लिंगजियो के जीवन और मृत्यु का उससे कोई खास लेना देना नहीं था, क्योंकि अगर लिंगजियो की मृत्यु भी हो जाती तो भी उसकी 20 ड्रैगन रक्त घासें बरामद की जा सकती थी। लेकिन इस समय उसे लिंगजियो पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने याओवांग मंडप में शांगगुआन किंग एट के खिलाफ लिंगजियो द्वारा इस्तेमाल की गई चाल के बारे में सोचा था। यदि वह चाल चली जाती तो यिनमान संभवतः मर जाती, लेकिन वह इसका उपयोग क्यों नहीं करता? सच कहूं तो सन लेंगचान भी थोड़ा उलझन में था। हाँ, परी लेंगचान, तुम्हें उस लड़के से प्यार हो गया होगा। तुम वास्तव में उसके बारे में इतना अच्छा सोचती हो। यह अफसोस की बात है कि वो केवल उस स्तर का है। भले ही तुम उसके बारे में बहुत अच्छा सोचती हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जुन मोचो ने मजाक उड़ाया। सन लेंगचान ने और कुछ नहीं कहा और शांति से अंगूठी की ओर देखता रहा। शायद इस कदम के बाद विजेता का निर्धारण हो सकेगा और यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। बाकी दर्शकों में से भी कई लोगों ने जोर से जयकारे लगाए। यहाँ उपस्थित अधिकांश दर्शक श्वेत बाघ महाद्वीप के योद्धा हैं। ड्रैगन और फीनिक्स महाद्वीप के एक योद्धा को यहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते देख वे पहले से ही नाखुश थे। अब एक छाया बाहर निकली और लिंगजियो का रास्ता रोक दिया, और यह स्पष्ट था कि वह जीतने वाला था। ये निश्चित रूप से उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। वे वास्तव में लिंगजियाओ को हारते हुए देखना चाहते थे। रिंग पर ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। लिंगजियो अनगिनत मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ था, और बड़ी संख्या में मकड़ियां मकड़ी के जालों के साथ साथ आ रही थीं। बाहरी लोगों के दृष्टिकोण से वह मकड़ी के पेट में एक स्वादिष्ट वस्तु था, और उसके लिए स्थिति को बदलना असंभव था। डार्क टेम्पल की मार्शल आर्ट में वास्तव में कई तरकीबें हैं। मार्शल स्पिरिट्स को मिलाकर लड़ना सामान्य मार्शल आर्ट से ज्यादा मुश्किल है। लिंगजियो शांत चेहरे के साथ वहां खड़ा था, मानो उसके सामने जो खतरा था वह बताने लायक ही नहीं था। इसके विपरीत उसने यिनमान के हमले से कुछ सीखा। यह उनकी पागलपन भरी सीखने की चेतना ही थी जिसने उनकी लड़ाइयों में अक्सर कई मार्शल आर्ट के लाभों को एकीकृत किया। इस मामले में बहुत से लोग उनकी तुलना नहीं कर सकते। हालांकि उसके सामने यह अभी भी कुछ नहीं था। 400 सम्राट और पृथ्वी शक्तियां। यह अभी भी सिर्फ एक मुक्का था, और लिंगजियो ने अन्य चालों का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। भयानक नीली रोशनी निकली और उसके शरीर के चारों ओर लिपटे मकड़ी के जाले इंच इंच करके टूट गए। फिर लिंगजियो, जिसने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली थी, भय से मुक्का मारा। अचानक पूरा वलय हवा से भर गया और पीली धूल उड़ने लगी। एक क्षण में सारी मकड़ियां गायब हो गईं। वह अंगूठी, जो पहले मकड़ी के जालों और मकड़ियों से भरी हुई थी, इस क्षण खाली हो गई। केवल लिंगजियाओ और यिनमान अभी भी वहां खड़े थे, और लिंगजियो की मुट्ठी अभी भी आगे बढ़ रही थी। यह असंभव है। यिनमान की चाल इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है? वीआईपी कमरे में फैन रोलिन अपनी कुर्सी से उछल पड़े और आश्चर्य से रिंग के दृश्य को देखने लगे। उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। जुन मोचो ने कुर्सी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था और उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। सन लेंगचान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, परी मोचो, मैंने तुम्हें फिर से निराश कर दिया। हाँ। वास्तव में वह भी थोड़ा हैरान थी। उसने सोचा कि लिंगजियो समस्या को हल करने के लिए उस शक्तिशाली तलवार का उपयोग करेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो सिर्फ एक मुक्का से समस्या को हल कर देगा। यह क्या है? ये संभवतः ये दर्शाता है कि लिंगजियो की ताकत इससे कहीं अधिक होनी चाहिए। यह आदमी, कोई आश्चर्य नहीं कि शांगगुआन किंग रब ही इतना निष्क्रिय है। यह आकस्मिक नहीं लगता। असंभव, बिल्कुल असंभव। तुम मेरी चाल इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकते हो? यिनमान का शरीर बार बार पीछे हट रहा था। लिंगजियो के बेशर्म मुक्के से बचने की कोशिश कर रहा था। मुट्ठी के पहुंचने से पहले ही हवा का भयानक झोंका सीटी बजा चुका था। यिनमान का चेहरा बेहद भयभीत था। उसके सामने सिर्फ वो भयानक मुट्ठी थी। अगर वो इस समय भाग न पाया तो मरने का सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा। वह लिंगजियो को मारना चाहता था, और लिंगजियो कभी दया नहीं दिखाएगा। इस समय उसकी जान बचाने का एकमात्र उपाय रिंग से भागना था। जहां तक उसके चेहरे की बात है, तो अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके चेहरे की तुलना में उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। पलायन। इस समय यिनमान को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उसने अपनी बची हुई सारी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया और मंच पर कूद गया। हालांकि लिंगजियो की मुट्ठी उसकी गति से अधिक तेज थी। मारना। शून्य में एक विशाल मुट्ठी की छाया प्रकट हुई, और फिर उसने यिनमान के शरीर पर प्रहार करते हुए उन्मत्ततापूर्वक अपना गुस्सा निकाला।
भयानक मुट्ठी के बल ने यिन मान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और कोई निशान भी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, इस पंच से निकली ऊर्जा से टूटी हुई अंगूठी भी सीधे तौर पर आधी नष्ट हो गई। काफी देर तक दर्शकों में कोई आवाज नहीं आई। कुछ मिनट बाद ही किसी ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, ये बहुत डरावना है। इस मूके की ताकत स्पष्ट रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत है। यह एक योद्धा है, एक योद्धा जो सब कुछ नष्ट कर देता है। मैं तो लगभग मरने से डर गया था, मेरे छोटे से दिल। मेजबान के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे अच्छी तरह पता था कि अंगूठी किस चीज से बनी है। इस आदमी के मुक्के से वह वाकई टुकड़े टुकड़े हो गया। इस आदमी का मुक्का कितना भयानक था। हालांकि वीआईपी कमरे में फैन रोलन ने एक गंभीर मुस्कान दिखाई। जिस आदमी ने मुझे मार डाला, लानत है। तीसरे युवा मास्टर, क्या आपको उसे हराने का विश्वास है? म्यू वानशुंग ने अचानक पूछा। बेशक, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे डर है कि उसके मुक्का मारने से उसके सारे पत्ते खुल गए हैं। क्या इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली कोई बात है? फैन रोलन ने म्यू वानशुंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। हालांकि म्यू वानशुंग सिर्फ फैन रोहाई की नौकरानी है, लेकिन यह महिला षड्यंत्रकारी, शक्तिशाली और फैन रोहाई की कृपा पात्र है। यहाँ तक कि वह फैन परिवार का तीसरा युवा स्वामी उसे आसानी से अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। दूसरे वीआईपी कमरे में सन लेंगचन ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा है परीमोचो? इस लड़के ने लगातार 30 गेम जीते हैं और 30वीं मंजिल का चैंपियन बन गया है। क्या आप अभी भी उसे नीची नज़र से देखते हैं? वह तो एक बच्चा है जो केवल बल प्रयोग ही कर सकता है। उसमें ऐसी क्या खास बात है? जुन मोचो ने घृणा से कहा। मुझे फेरी मोचो को एक बात याद दिलानी है। ये लड़का मुट्ठियों से नहीं, तलवारबाजी में सबसे अच्छा है। सुन लेंगचान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हारा मतलब है कि उसने अपनी ताकत छुपा रखी है? इस बार जुन मोचो को स्थानांतरित करना पड़ा। हो सकता है। वैसे भी मैंने उसकी अद्भुत तलवार देखी है, जो वास्तव में प्रभावशाली है, और वह केवल 17 साल का है। इस तरह की प्रतिभा शायद आपसे भी बदतर नहीं है, जुन मोचो। क्या आपको लगता है कि वह तियानहाई के 7 छोटे संतों के समान स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति है? जुन मोचो ने भौहें सिकोड़कर पूछा। नहीं, कम से कम वह शुई शेंजी की स्तर का तो है। तियानहाई के 7 छोटे संतों में से केवल शुई शेंजी और शियाओ बुतियान ही उसे हरा सकते हैं, अन्य नहीं। सन लेंगचान ने अपना सिर हिलाया और कहा, अतिशयोक्ति। तो फिर मुझे देखना है कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। जुन मोचो लड़ाकू भावना से भरा था। अब वह लिंगजियो को नीची नज़र से नहीं देखेगी, लेकिन उसने अभी भी नहीं सोचा था कि लिंगजियो उसका प्रतिद्वंद्वी होगा। लेकिन बहन, क्या तुम्हें लगता है कि यह आदमी थोड़ा ज्यादा घमंडी और दिखावटी है? पहली बार जब उसने हेल टॉवर को चुनौती दी थी, तो वह वास्तव में लड़ाई जारी रखना चाहता था, और उसका हर कदम बहुत दबंग था। हुआ ने भौहें सिकोड़ी और सुन लेंगचान की ओर देखा और पूछा। प्रमुख। सन लेंगचान बिना कोई टिप्पणी किए केवल मुस्कुराए और कोई उत्तर नहीं दिया। रिंग पर लिंगजियो को थोड़ा मासूम महसूस हुआ। वास्तव में लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने मूल रूप से अपनी युद्ध शक्ति का 30% भी उपयोग नहीं किया। उन्होंने मूलतः केवल स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी की शक्ति का ही उपयोग किया, तथा अधिकतम उन्होंने स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी की शक्ति का केवल 300 भाग ही उपयोग किया। वास्तव में स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी की उनकी वर्तमान शक्ति 600 तक पहुंच गई है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके प्रकाश और छाया के रहस्य वास्तव में भयानक हत्यारे चाले हैं। उसकी विभिन्न मार्शल आत्माओं के संयोजन से बचाव करना बहुत कठिन है। और सबसे शक्तिशाली तानाशाह मार्शल आत्मा, उन्होंने ये सब दबा दिया और इसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि आगे उनसे अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी थे। यह अफसोस की बात है कि दर्शकों को पता नहीं था, और हमेशा महसूस किया कि वह बहुत दिखावटी था, जो वास्तव में असहाय था। यदि वह वास्तव में लड़ना चाहता था, तो भले ही 10 यिन मान भी हों, वह निश्चित रूप से उन्हें तुरंत मार देगा। तो उसे इस तरह से लड़ने की क्या आवश्यकता थी? अगले युद्ध में लिंगजियो ने सभी दर्शकों के सामने एक और अधिक चौंकाने वाला पक्ष पेश किया। 30वीं मंजिल से 40वीं मंजिल तक उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के 300 सम्राटों की शक्ति के साथ स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी की मुट्ठी का इस्तेमाल किया। उन्होंने सभी रास्ते सरलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से जीते। इससे दर्शकगण आश्चर्यचकित रह गए। बेशक इस प्रक्रिया के दौरान
40वीं मंजिल का मूल चैंपियन ब्लू व्हेल पहले ही 60वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर चुका था और 60वीं मंजिल का चैंपियन बन गया। इसलिए लिंग जियाओ को इस दुश्मन से मुलाकात नहीं हुई जिसे वह पहले जानता था। ब्लू व्हेल वह दुश्मन थी जिसका सामना उसने पवित्र राजवंश परिद्वीप पर किया था। बस इतना था कि उस समय ब्लू व्हेल की साधना येन और यांग क्षेत्र का केवल पहला स्तर थी, और अब ब्लू व्हेल स्पष्ट रूप से अतीत से बहुत अलग है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ लोगों ने युद्ध की कठपुतली बना दिया है, जबकि उसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई है। केवल एकमात्र स्वतंत्र चेतना बची हुई है। ये तो बदला है। ब्लू व्हेल को अब केवल इतना पता है कि उसका एक दुश्मन है जिसका नाम लिंग जियो है, और वह केवल लिंग जियो को मारना जानता है। वह पहले से ही 40वीं मंजिल का चैंपियन है। इस आदमी में कितनी क्षमता है। वह अभी भी एक एक करके हत्या करता है। हे, हर खेल एक मुक्का से हल हो जाता है। ये देखना पूरी तरह से असंभव है कि उसने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया है, इसलिए इस आदमी ने इतने लंबे समय तक आराम करने का विकल्प नहीं चुना। लेकिन जब 60वीं मंजिल और उससे ऊपर की बात आएगी तो परेशानी होगी। हो सकता है कि वह इतना भाग्यशाली न हो कि उसे ब्लू व्हेल, को जीलिंग, जून मोचो और फैन रोलिन का सामना करना पड़े। दर्शकों ने ऐसा ही सोचा, लेकिन अभी भी इसके लिए उत्सुक हूँ। फिर उनकी अपेक्षा में लिंग जियो ने 400 सम्राट स्वर्ग और महारानी पृथ्वी की शक्ति और सम्राट स्वर्ग और महारानी पृथ्वी की मुट्ठी का उपयोग करके 50वीं मंजिल तक सभी को मार डाला और 50वीं मंजिल के चैंपियन को हरा दिया। पूरी प्रक्रिया इतनी आसान और चिंतामुक्त लग रही थी, और यहाँ तक कि लिंग जियो के माथे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। वीआईपी कमरे में फैन रोलिन का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। क्या मैंने वास्तव में गलती की? ये बच्चा जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। जब फैन रोलिन ने इस बारे में सोचा तो वह असहज महसूस करने लगा। उसने वास्तव में एक गलती की थी जो अस्वीकार्य थी।